गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को म्यूट पे रखा है। आपके कोई भी सवाल अगर है तो सेशन खत्म होने के बाद मैं आपके सवाल ले लूंगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं वैसे भी। वीडियो शायद ऑफ है। यस। ओके, सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और जो समय आप लोगों ने दिया है आज के सेशन के लिए, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम आज बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का सेशन अगर टाइम पे स्टार्ट नहीं किया तो फिर क्या हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग का एक प्रॉब्लम यह है कि लास्ट सेशन का भी मैंने रिकॉर्डिंग दिया था और मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया था। और आपको जान के खुशी होगी कि जो एवरेज वॉच टाइम आता है, मतलब कितने मिनट के लिए लोगों ने देखा है, तो वो है 10 मिनट है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग, मतलब लोग कल से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग भेज दो, रिकॉर्डिंग भेज दो। तो भेजने से क्या फायदा हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन भेजूँ या नहीं भेजूँ वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है उसको, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। करीब 500 लोगों ने देखा था उसको, मतलब जो व्यूज है उस पे जो दिखाई देता, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने डाल दिया था ताकि वो प्रॉब्लम नहीं हो कि लिंक ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन 10 मिनट का एवरेज व्यू टाइम है, तो पता नहीं है, मतलब क्या करो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है उसका। ओके, चलिए ठीक है। आज के सेशन की बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी हमें लगता है कि या तो टाइम हमें उतना सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, ये हमें लगता है, या फिर हम खुद उतना टाइम इस बिजनेस के लिए नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। ठीक है, और टाइम के साथ साथ हम बिजनेस भी किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर। और मैं कोई भी थियरी आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। साउंड, चैतन्य जी, आवाज आ रहा है ठीक तरीके से? साउंड क्लियर है सर। ओके। साउंड अगर क्लियर है। आपको यस, थैंक यू सर। तो अगर आप लोगों को कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है तो यहाँ से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर डिस्टरबेंस होगा तो सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा। सो आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस आ रहा है तो लॉग आउट करके आप वापस लॉग इन कर सकते हैं। ओके ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो एक जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, वो फिगर्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट फर्स्ट क्वार्टर के जो फिगर्स आए हैं, यानी कि अप्रैल में और जून के जो फिगर्स आए हैं। सो अप्रैल में और जून में 73,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन हुआ है अक्रॉस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और टोटल जो पॉलिसीज बेची गई है वो है 48 लाख पॉलिसीज। सो 48 लाख पॉलिसीज बेची गई है और 73,000 करोड़ का प्रीमियम जो है वो कलेक्ट हुआ है। अब इसमें अगर इस रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो LIC का जो है फर्स्ट ईयर प्रीमियम, जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन है LIC का अप टू 30 जून 2023, वो है 44,837 करोड़। सो 73,000 करोड़ में से 44,837 करोड़, मतलब लगभग 45,000 करोड़ का जो प्रीमियम कलेक्शन हुआ है वो सिर्फ LIC का हुआ। ठीक है, और
अगर हम इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं, सो नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है वो लगभग 32,22,000 इतने पॉलिसीज हुए हैं। ठीक है। हालांकि अगर आप देखते हो ना, तो लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली, मतलब लास्ट ईयर जो फर्स्ट क्वार्टर था 2022 का, उसमें -4 लाख, मतलब 4,64,000 पॉलिसीज कम हुई है। लेकिन 32 लाख पॉलिसीज हुई, ये अच्छी बात है। और प्रीमियम जो कलेक्शन हुआ है, लगभग 45,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन हुआ है, तो ये अच्छी बात है। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो प्रीमियम अच्छा आ रहा है, मतलब बिजनेस अच्छा हो रहा है। 48 लाख पॉलिसीज, इसमें से 32 लाख पॉलिसीज LIC ने अकेले बेची है, और 73,000 करोड़ का प्रीमियम जो, उसमें से 45 लाख करोड़ का प्रीमियम जो है वो LIC ने अकेले किया है। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है मार्केट में बिजनेस को लेके, कि लोगों को लगता है कि बिजनेस नहीं हो रहा है। और आजकल लोग इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, या इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि जो हमें सुनाई देता है अक्सर वो वैसे नहीं होता है, या जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो जरूरी नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। सो मार्केट में मैं सिर्फ यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बिजनेस हो रहा है, लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। ये अच्छा बिजनेस है, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा बिजनेस है या लोग नहीं कर रहे। दिस इज अ गुड बिजनेस। तो बिजनेस हो रहा है, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, उन लोगों को बिजनेस मिल रहा है, ये सिंपल बात है। अगर आप मार्केट में नहीं जा रहे हो तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं अपने बिजनेस के लिए मार्केट में जाके, तो उनके लिए ये बिजनेस हो रहा है। सो आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर। और मैं कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे वो क्वाड्रेंट होता है ना टाइम मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, वो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ना, तो वो क्वाड्रेंट और वो थ्योरी काम नहीं करती है। मैं चीज़ों को सिंपल रखना पसंद करता हूँ, अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी, क्योंकि सिंपल चीज़ें ही लोगों को समझ में आती है। और हम भी उसी तरीके से, जैसे हमारा क्लाइंट है, तो मैं चीज़ों को सिंपल रखना पसंद करूँगा। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोई भी थियरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, या कोई भी जो थ्योरेटिकल होता है कि आप टाइम निकालो, ये तो आपको भी पता है। टाइम निकालो, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी आपको पता है कि इस बिजनेस के लिए टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ये जानते हो ऑलरेडी। लेकिन वो टाइम देना है, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है मुझे, जो समय मैं दे रहा हूँ उस समय में मुझे क्या करना है। अगर मेरा बिजनेस मैनेज करना है, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। ओके। सो टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो टाइम इज फ्री बट इट इज प्राइसलेस। समय फ्री मिलता है, और कई बार क्या होता है ना, कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसकी हमें कदर नहीं होती है। समय फ्री है लेकिन वो बहुत बेशकीमती है, इट इज प्राइसलेस। यू कांट ओन इट, आप समय को ओन नहीं कर सकते हो, बट यू कैन यूज इट। हम सिर्फ समय को यूज कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से हम हमारे समय को यूज कर रहे हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, हम ओन नहीं कर सकते उसको। ठीक है। यू कांट कीप इट, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। अभी जो समय हमने बिताया है, सवेरे तक का जो भी समय आपने बिताया, उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट वी कैनॉट कीप इट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर हमने उसको खो दिया, तो दोबारा हम उसको वापस नहीं पा सकते। तो वंस द टाइम इज लॉस्ट, यू कैन नेवर गेट इट बैक। तो ये एक जो लास्ट का जो सेंटेंस है, कि वंस यू लॉस्ट इट, यू हैव लॉस्ट इट, यू कैन नेवर गेट इट बैक। अगर आप समय खो देते हो तो आप उसको दोबारा वापस नहीं पा सकते हो। मैं मेरे क्लाइंट्स से भी हमेशा यही बात बताता हूँ, कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको पैसा बनाना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो दो चीजें जरूरी होती है। सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होता है, पैसे के साथ साथ टाइम, ये भी जरूरी होता है, समय बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जो है, संपत्ति निर्माण जो है, भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। सही समय अगर आप मार्केट को दोगे या अपने पैसे को दोगे, तो ही आप पैसे को खा सकते हो, वरना नहीं होगा। और हमारे लिए भी उतना ही सही है कि अगर हम हमारे बिजनेस के लिए सही समय अगर नहीं देते हैं, तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होगा।
ये सिंपल चीज। हमने आपने ये हमेशा सुना होगा कि टाइम इज मनी। हम हमेशा कहते हैं कि टाइम इज मनी, समय का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये सही मायने में टाइम इज मनी है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? क्या हम जो समय बिता रहे हैं मार्केट में आज हमारे बिजनेस के लिए, क्या उस समय में मैं सही इनकम जनरेट कर रहा हूँ, या जो मैं समय बिता रहा हूँ मार्केट में उस समय के बदले में मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ? ठीक है, इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें, जैसे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट का आरओआई कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज द रिटर्न ऑन माई टाइम? जो मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मार्केट, या जो मैं मेरे बिजनेस के लिए जो टाइम मैं दे रहा हूँ, उसके बदले में मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, जिसको शॉर्ट में रोटी के रोटिया, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या है आज मेरा रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड कितना है, और अगर मुझे उसको बढ़ाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब अगर टाइम और अगर हमारे बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, टाइम और बिजनेस, क्योंकि हमारे बिजनेस अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम और बिजनेस का जो रिलेशनशिप है, तो क्या होता है कि पहले हम बिजनेस के लिए टाइम देते हैं, वी गिव टाइम फॉर आवर बिजनेस। अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में देख लेते हैं, कुछ दिन जाने दीजिए, फिर उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस नहीं, मेरा इंश्योरेंस का हो गया, तो अभी और कहीं पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। या फिर वो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट से तो अच्छा ये प्रोडक्ट है, इससे अच्छा तो ये है, इससे बेहतर तो वो है। तो चैलेंजेस हमें आना शुरू हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है? तो हम टाइम दे रहे बिजनेस को, लेकिन चैलेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। तो फिर उससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उन चैलेंजेस की वजह से हम मार्केट को, बिजनेस को टाइम देना बंद कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या सफर होता है? बिजनेस। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं टाइम देने का। अगर चैलेंजेस आते हैं, अगर बिजनेस नहीं हो रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि हम टाइम देना बंद करते हैं बिजनेस को, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं हो रहा है। तो एक साइकिल में फंस जाते हैं हम। ठीक है, एक लूप क्रिएट हो जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। ठीक है? और अगर आप पार्ट टाइम एजेंट हो तो ये बहुत ज्यादा होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं तो फुल टाइम यही काम करता हूँ। ठीक है, मैं दो काम करता हूँ, ट्रेनिंग का और इसका। तो मेजर मेरा सबसे ज्यादा जो समय में बिताता हूँ वो मार्केट में बिताता हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, मेरी कंसल्टेंसी के लिए ट्रेनिंग भी मैं करता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग पार्ट है मेरे लिए एक। ठीक है? अब बीच में ऐसे भी हुआ था मेरे साथ कि ये दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए 2 साल मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं किया था, मैंने बंद कर दिया था। ठीक है? और पूरा का पूरा फोकस मैं लेके आया था कंसल्टेंसी के ऊपर, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ना मैं कंसल्टेंसी को ग्रो कर पा रहा हूँ, ना मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस ग्रो कर पा रहा हूँ। दोनों तरफ प्रॉपर टाइम में नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए बीच में 2 साल मैंने टोटली बंद कर दिया था, और पूरा फोकस मैंने कंसल्टेंसी के ऊपर लगा। और उसको एक लेवल पे जब मैं लेके आया हूँ आज, तो फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग में वापस अभी उतना समय में दे रहा हूँ जितना मैं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी मेरे लिए एक लिमिट है, मैं पूरा का पूरा समय ट्रेनिंग के लिए नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि अगर पूरा समय ट्रेनिंग के लिए दूंगा तो फिर मेरा कंसल्टेंसी सफर हो जाना शुरू होता है, वहां पे मैं ग्रो नहीं होता। और मेरा मेन जो इनकम या मेन रेवेन्यू जो मेरा आता है, वो आता है मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू। ठीक है, ट्रेनिंग एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होता है जो मुझे थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है? तो इस चक्कर में हम पड़ जाते हैं कि टाइम है बिजनेस के लिए देते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है इसलिए टाइम देना बंद कर देते हैं। फिर वही हम उतना मेंटेन करने के लिए 12 पॉलिसीज करेंगे, या फिर अगर हम किसी क्लब मेंबरशिप है हमारे पास, तो उतना ही मेंटेन करने के लिए हम उतना ही बिजनेस करते हैं। ठीक है? तो ग्रोथ नहीं हो पाती है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे बिजनेस को लेके। हम वहीं पे कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी आ जाती है बिजनेस को लेके, कि उतना ही हम कर रहे हैं, तो उसके उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो सही तरीके से और सही समय देके उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मेरा बिजनेस ग्रो होगा, वरना नहीं होगा।
हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो टाइम, मेरे हिसाब से हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मैनेज टाइम। ठीक है, आप समय को ना तो बढ़ा सकते हो ना तो कम कर सकते हो, ना तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ना उसको हम ये कह सकते हो कि इस समय को मैं बाद में यूज कर लेता हूँ। हम नहीं कर सकते। सो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मतलब हम सही मायने में समय को मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन जो भी समय मेरे लिए अवेलेबल है, या मैं जो भी समय मेरे इस बिजनेस के लिए दे रहा हूँ, उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, यही मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टाइम, जो भी टाइम मैं दे रहा हूँ बिजनेस के लिए, उसका सही इस्तेमाल। ठीक है, सही इस्तेमाल का मतलब क्या होता है कि मेरा जो समय मैं बिता रहा हूँ वो प्रोडक्टिव काम में ज्यादा जाना चाहिए, ना कि अनप्रोडक्टिव काम में। तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि जो मैं टाइम दे रहा हूँ एक्चुअली बिजनेस के लिए, क्या सही मायने में उससे मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी घंटे आप इस बिजनेस के लिए दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, 4 घंटा दे रहे हो, 8 घंटा दे रहे हो, तो जितना भी आप टाइम इस बिजनेस के लिए दे रहे हो, उस टाइम का जो भी समय आप दे रहे हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, यही एक चीज हमारे हाथ में होती है। ठीक है, और इसी को हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट है। आप दिन भर कुछ मत करो, आप घर में बैठे रहो आराम से, वो भी एक प्रकार का टाइम मैनेजमेंट ही है। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज टाइम मैनेजमेंट। तो हमें कभी कभी लगता है ना कि पूरा दिन में बहुत बिजी था, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि एट द एंड ऑफ द डे कि किस में बिजी था मैं। एक आज इधर गया, आज उधर गया, बहुत बिजी था, आज बहुत काम कर लिया, लेकिन एक्चुअली क्या किया मैंने, टाइम कहाँ मेरा जा रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आता है। और जो मैं टाइम दे रहा हूँ, क्या उससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, कुछ प्रोडक्टिव काम कर पा रहा हूँ, यही समझ में नहीं आता। सो बिजी है, हम सब लोग बिजी है, हमारे क्लाइंट भी बिजी है। हम फोन करते लोगों को तो लोग कहते हैं कि अरे यार नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में देखते हैं। ठीक है, लेकिन बिजी है, लेकिन किस में बिजी है, बिजी इन व्हाट, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि जो मैं टाइम दे रहा हूँ इस बिजनेस को, मतलब जो भी टाइम दे रहा हूँ मैं, उस समय में क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या काम कर रहा हूँ। जो भी 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जो दे रहा हूँ, तो उसके उस पीरियड में मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैं जाके दिन भर ब्रांच में बैठा, एक ही डॉक्यूमेंट था वो क्लाइंट का, वो जमा करना था। ठीक है, पूरा दिन मैंने उसमें निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बैठा रहा। ठीक है, कुछ बाकी एजेंट्स है तो उनसे बात करता रहा, चाय पीने के लिए हम गए, फिर पूरा दिन में आज ब्रांच में था। ठीक है, लेकिन बिजी था, लेकिन एक्चुअली क्या किया मैंने, ये समझ में नहीं आता। तो अगर आप बिजी हो, या आपको लगता है कि आप बिजी हो, या आपको लगता है कि आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, तो थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपने एग्जैक्टली क्या किया, और क्या इसी उस काम से आपकी जेब में पैसा आने वाला है। तो जो भी टाइम मैं बिता रहा हूँ, उस टाइम के बदले क्या मुझे कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, कुछ पैसा जनरेट हो रहा है। वो पैसा आज हो सकता है या कल हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि जो भी चीज मैं करता हूँ, या जो भी काम मैं करता हूँ, या जो भी एक्टिविटी मैं करता हूँ, उसे आज के आज ही मेरी जेब में पैसा आना चाहिए। नहीं, कुछ पैसा आज आ सकता है, कुछ पैसा कल आ सकता है मेरे लिए, लेकिन क्या इसके लिए मैं अपना समय बिता रहा हूँ। अगर आप उस उन चीजों में बिजी है, तो आप अपने सही समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना आपको सिर्फ लग रहा है कि मैं बिजी हूं, मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हाथ में कुछ नहीं आता। ठीक है? तो ये कभी सोचने की कोशिश कीजिए, कभी देखिए कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। सो डोंट बी बिजी, जस्ट बी प्रोडक्टिव। सिर्फ बिजी होने से कुछ नहीं होगा, बिजी होने से आपकी जेब में पैसा नहीं आने वाला है। प्रोडक्टिव अगर आप होंगे तो ही आपकी जेब में पैसा आने वाला है। सो बिजी होने से प्रोडक्टिव होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा समय कहाँ पे जा रहा है, किस कारण से जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर जो भी समय मैं दे रहा हूँ, वो मेरा समय कहाँ पे जा रहा है।
क्या कर रहा हूं मैं उस समय के साथ, जो भी समय में दे रहा हूं उस बिजनेस के लिए, कहाँ जा रहा है वो समय, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। सो अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल को देखते हो, तो ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, तीन कलर के लाइट्स हमें दिखाई देते हैं। एक होता है रेड, यानी कि आप रुक जाओ। एक होता है येलो या अंबर कलर का होता है, इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर हो जाओ, या तो जाने के लिए या रुकने के लिए। और तीसरा होता है ग्रीन, मतलब आप जाओ। ठीक है, तो सिंपल इसी कंसेप्ट को अगर हम बात करते हैं कि हम जो भी टाइम हम बिता रहे हैं, उसमें से रेड एक्टिविटीज क्या है, उसके लिए कितना समय हम दे रहे हैं, येलो एक्टिविटीज क्या है, उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं, ग्रीन एक्टिविटीज क्या है, उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं। तो जो भी आपका दिन है, जो भी आप पूरा दिन आप स्पेंड कर रहे हो, वो हो सकता है कि आप अगर एक पार्ट टाइम एजेंट हो तो सारा समय आप बिजनेस के लिए नहीं दे सकते हो। आप अपना जो भी आप काम कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, या आपका कोई भी अगर बिजनेस है, तो वहां पे भी आपको समय देना पड़ता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इस बिजनेस के लिए जो आप समय दे रहे हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत कीजिए कि पूरा दिन जो है मेरा, ठीक है, उस पूरे दिन में मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इस बिजनेस के लिए जो आप समय दे रहे हो, उस समय में आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो अगर हम डिवाइड करते हैं रेड एक्टिविटीज, येलो एक्टिविटीज और ग्रीन एक्टिविटीज की, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एक्टिविटीज क्या हो सकती है। सो ग्रीन एक्टिविटीज का मतलब होता है ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। इन एक्टिविटीज से मेरी जेब में पैसा आ सकता है। दीज आर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इससे पैसा आ सकता है, आज नहीं तो कल आ सकता है। सो प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग इज अ ग्रीन एक्टिविटी, यानी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। आज मैं अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, तो उससे मेरी जेब में आज इमीडिएटली पैसा नहीं आने वाला, लेकिन अगर वो नहीं करूंगा तो आएगा ही नहीं। सो प्रोस्पेक्टिंग अगर मैं कर रहा हूं, तो मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि कल हो सकता है मेरी जेब में पैसा आए। सो दिस इज अ ग्रीन एक्टिविटी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है प्रोस्पेक्टिंग। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग हमारी बिजनेस का लाइफलाइन है, इसके बगैर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है, अगर मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, अगर मेरे सामने एक सवाल हमेशा आता है कि अब जाके किसको मिलूं मैं, और जब ये सवाल मेरे सामने आ रहा है कि आज अब जाके मार्केट में किससे मिलूं मैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि ऑलरेडी आपका बिजनेस बंद हो रहा है। मतलब आपके दुकान का आधा शटर तो आपने ऑलरेडी डाउन कर दिया है, बस उसको नीचे खींच के ताला लगाना बाकी है। सो प्रोस्पेक्टिंग, यहाँ पे हमारा समय जाना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी ग्रीन एक्टिविटी है। दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी हमारे बिजनेस के लिए। दूसरा है टेलीकॉलिंग, क्या मैं लोगों को फोन कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें मैं मेरा समय दे रहा हूँ इस काम के लिए। क्योंकि टेलीकॉलिंग टेलीकॉलिंग हम क्यों करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। या तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम करते हैं, या क्लाइंट का कोई अगर जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको सर्विस देने के लिए हम टेलीकॉलिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेलीकॉलिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल जाएंगे। सो टेलीकॉलिंग इज अ ग्रीन एक्टिविटी। तो क्या मैं इसके लिए मेरे दिन में जो भी समय मैं दे रहा हूँ इस बिजनेस के लिए, क्या इसमें मैं लोगों को कॉल कर रहा हूँ, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्योंकि इससे मेरी जेब में पैसा आ सकता है। क्लाइंट मीटिंग्स, ये तो सबसे बड़ा प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। तो मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए कितना समय दे रहा हूँ, कितने लोगों को मैं मिल रहा हूँ। अगर मैं महीने में 4-5 लोगों को मिल रहा हूँ, उससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, उसका आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो हमारे बिजनेस का एक सिंपल जो रूल है, जो बेसिक रूल है, जो सदियों से चलता आ रहा है और आने वाले कई सदियों तक चलेगा, और वो ये है कि जितने ज्यादा लोगों को हम मिलते हैं, उतना हमारा बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इससे अलावा हमारे बिजनेस में कुछ नहीं है। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको जाके लोगों को मिलना पड़ेगा, उसके बगैर आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। सोचने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, लोगों को मिलने से ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। और ये आपका ही नहीं, मेरा भी सेम है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह काम करता हूँ। तो हम जितने ज्यादा लोगों को मिलते हैं, हमारा बिजनेस प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास 100 प्रोस्पेक्ट है
तो आपका बिजनेस उतना ही होगा। आपके पास 1000 प्रोस्पेक्ट है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। हो सकता है अगर आपके पास 100 प्रोस्पेक्ट हो तो आपको 10 पॉलिसी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपके पास 1000 प्रोस्पेक्ट है तो आपको 100 पॉलिसी मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप महीने के 4-5 मीटिंग कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक पॉलिसी मिले, लेकिन आप अगर महीने के 20-30 अगर मीटिंग्स अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है आपको 5 पॉलिसी मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो बिजनेस हमारा सिंपल है, जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतना ही हमारा बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है? अब हम एक पॉइंट पे भी बात करेंगे आज कि मीटिंग में करना क्या है। ठीक है, मतलब एक तरफ से ये भी होता है कि मैं क्लाइंट मीटिंग तो कर रहा हूँ, मैं जाके लोगों को मिल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस भी तो नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो अगर बिजनेस नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, मीटिंग कम कर देता हूँ, लोगों को मिलना कम कर देता हूँ, और फिर उससे और बिजनेस कम हो जाता है मेरा। और फिर हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में बिजनेस है ही नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन आप देखो, अगर 4-5 लोगों से आप मिल रहे हो और अगर आप ये कह रहे हो कि बिजनेस नहीं हो रहा है, तो नहीं होने वाला ही नहीं है ना, उसके लिए आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, नहीं होगा बिजनेस। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, हमारा बिजनेस प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। अगर मैं जाके लोगों को मिल रहा हूँ, अगर मैं मेरा समय जो है इसके लिए दे रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, वरना नहीं है। और घर में बैठ के ये कहना कि बिजनेस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जो लास्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो है नॉलेज अपडेशन, यानी कि अपना नॉलेज बढ़ाना। अब नॉलेज बढ़ाने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मार्केट बदल रहा है। क्लाइंट के पास जो जिन लोगों को हम मिलने के लिए जाते हैं, उसके पास जो है वो इंफॉर्मेशन हर तरफ से आ रहा है, हर तरफ से उस व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। यूट्यूब से उसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, टेलीविजन के थ्रू उसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, प्रिंट मीडिया से या न्यूज़पेपर से, मैगजीन से उसके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, ऑनलाइन वो जाके कुछ पढ़ रहा है, तो काफी जगह से उसके पास नॉलेज आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है। सॉरी, मैं इसको इंफॉर्मेशन कहूंगा, दैट इज नॉट अ नॉलेज, दैट इज एन इंफॉर्मेशन। और मान के चलिए कि मैं कॉल पे जा रहा हूँ क्लाइंट के पास, और अगर मैं उसको बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है, और सिर्फ मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो इंफॉर्मेशन तो उसको मिल रही है ना वहां पे, उसके लिए हमारी जरूरत नहीं, आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। आज इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपकी और मेरी जरूरत नहीं मार्केट में लोगों को, वो तो उनको हर तरफ से मिल रहा है। लेकिन मैं अगर करूंगा तो उससे मेरा फायदा क्या होगा, और अगर नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान क्या होगा। ठीक है, आप बोल रहे हो कि जीवन उमंग सर बहुत बढ़िया पॉलिसी है, ठीक है, ये तो मैं कहीं पे भी पढ़ सकता हूँ कि जीवन उमंग है और उस पर 8% आपको मिल जाएगा, लाइफ लॉन्ग मिल जाएगा। एलआईसी के साइट पे भी मैं अगर जाता हूँ, यूट्यूब पे तो कई सारे वीडियोस है मुझे देखने के लिए वहां पे, तो ये तो इन्फॉर्मेशन मुझे सब जगह पे मिल रहा है कि जीवन उमंग आपका 8% रिटर्न दे रहा है, वो भी लाइफ लॉन्ग दे रहा है। लेकिन उससे मेरा बेनिफिट क्या है, ये आप मुझे समझाओ। वो 8% जो आपको मिल रहा है, ठीक है, उस 8% मेरे लिए क्या क्या कर सकता है आने वाली जिंदगी में, ये मुझे जानना है आपसे। ठीक है, न कि इतना भरो और इतना मिलेगा आपको। सो हमारा नॉलेज जो अपडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नॉलेज अपडेशन ये इस कारण से जरूरी है हमारे लिए कि हमें मार्केट से एक कदम या हमारे क्लाइंट से एक कदम आगे होना चाहिए। ठीक है? अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं और वो अगर हमारे आगे है तो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आज मैं जिस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ मार्केट को, तो अगर वहां से मुझे कुछ चैलेंजेस आ रही है, तो मेरे लिए ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या आज का जो क्लाइंट है मेरा, क्या मेरी वो बात को समझ रहा है। 5 साल पहले जो भी मैं सेल्स पिच यूज कर रहा था, आज वो मार्केट में नहीं चलने वाला है। ठीक है, मार्केट बदल रहा है, लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा है, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आज मार्केट में। ठीक है, तो अगर मैं 5 साल पहले का सेल्स पिच अगर मैं वही सेम यूज कर रहा हूँ, तो आज के मार्केट के साथ में या मेरे क्लाइंट की उसकी जो सोच है उसके साथ मैच नहीं कर पाऊंगा मैं। तो नॉलेज लेवल का मतलब, नॉलेज अपडेशन का मतलब क्या है कि आज मैं जाने के बाद क्लाइंट के पास अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा मुझमें, बदलाव क्या लेके आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम क्लाइंट को नहीं चेंज कर सकते, वो अपनी जगह पे सही है। मैं ये बात मानता हूँ, क्लाइंट अपनी जगह पे सही है,
वो कभी गलत नहीं होता, वो सही है। तो बदलाव जो करना है वो अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, आपको और मुझे ही बदलना पड़ेगा। तो वो बदल क्या करना पड़ेगा मुझे, उसका नॉलेज मेरे पास होना जरूरी है। ठीक है, आज इतना फाइनेंशियल मार्केट इतना बड़ा हो गया, इसके बारे में आज काफी सारे लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो क्या बेसिक मुझे थोड़ा बहुत तो पता है कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में लोग बात करें तो मेरे पास भी एक SIP नाम का प्लान है, SIIP, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। तो क्या मेरे पास उस प्लान का नॉलेज है? क्या मैं उसको उसके अगेंस्ट पिच कर सकता हूँ? यहाँ पे म्यूचुअल फंड को ऑब्जेक्शन आता है, तो क्या मैं उस प्लान को पिच कर सकता हूँ वहाँ पे? वो भी एक पावरफुल प्लान है। वहाँ पे भी आज अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स की, तो 16.8% रिटर्न दे रहा है SIP प्लान, ग्रोथ फंड। तो वो भी तो अच्छा है। तो क्या वो नॉलेज मेरे पास है? ठीक है, तो क्या मैं जाके सिर्फ सुन के आ रहा हूँ लोगों की बातें कि आपके प्रोडक्ट से बेहतर तो ये प्रोडक्ट है क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मेरे पास भी तो प्रोडक्ट है। क्या मैं इसको सोच रहा हूँ उसके आगे स्विच करने का या क्लाइंट को उस तरीके से समझाने का? तो ये नॉलेज मेरे पास होना जरूरी है। ठीक है, सो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो मेरे हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा समय जो है, जो भी समय हम बिजनेस के लिए दे रहे हैं, वो जो समय हम दे रहे हैं, एक तो प्रोस्पेक्टिंग में जाना चाहिए हमारा सबसे ज्यादा समय, टेलीकॉलिंग में जाना चाहिए, क्लाइंट मीटिंग में जाना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीजें ही है जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। और फिर अगर हम कह रहे कि मैं बहुत काम कर रहा हूं और अगर ये नहीं कर रहा हूं, तो आप सोच के देखिए कि आप कहाँ पे अपना वक्त बिता रहे हैं। आपके लिए और मेरे लिए प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग और क्लाइंट मीटिंग, ये तीन काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारा सबसे ज्यादा समय इन तीन कामों में ही जाना चाहिए। तो आप देखिए कि आप जो समय बिता रहे हो उसमें से कितना समय प्रोस्पेक्टिंग के लिए दे रहे हो, कितना समय आप टेलीकॉलिंग के लिए दे रहे हो, कितना समय आप क्लाइंट मीटिंग के लिए दे रहे हो, और कितना समय आप अपने नॉलेज अपडेशन के लिए दे रहे हो। क्या आप कुछ पढ़ रहे हो? आप रात को सोने से पहले कुछ पढ़ रहे हो, कुछ एक आधा आर्टिकल? दुनिया भर का ज्ञान आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो क्या मैं कोई एक एक छोटा आर्टिकल, एक शॉर्ट आर्टिकल किसी भी टॉपिक के, पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर, क्या मैं पढ़ रहा हूँ उसको? क्या मैं वो 15 मिनट दे रहा हूँ, वो खर्च कर रहा हूँ 15 मिनट अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए? कुछ पॉइंट्स मुझे वहां से समझ में आते हैं, ठीक है? तो वो चाहे तो वो पॉइंट में जाके मार्केट में क्लाइंट के सामने बैठ के मेरे पास थोड़ा सा और ज्यादा वक्त होगा उससे बात करने के लिए, या मैं थोड़ी सी एक बार और कोशिश कर सकता हूँ उसको कन्विंस करने के लिए। लेकिन उसके लिए मेरे पास वो नॉलेज होना जरूरी है। हमें परफेक्ट नहीं बनना है हर चीज में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हर चीज में परफेक्ट बनो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा होना चाहिए, ताकि मैं उससे बात तो करूँ कम से कम, या वो क्या बात कर रहा है ये तो मैं समझू। ठीक है, मेजर फोकस जो आपका होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, क्लाइंट मीटिंग, और रोज एक 15 मिनट निकाल के कुछ तो पढ़ना शुरू। हो सकता है पहले समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मतलब ज्यादा उसका प्रेशर मत लीजिए कि हर चीज में जो पढ़ रहा हूं समझ में ही आनी चाहिए। हो सकता है कुछ चीजें हमारे दिमाग के ऊपर से चली जाए। पढ़ना शुरू कीजिए, 15 मिनट का समय निकालिए। इकोनॉमिक टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स पे जाइए ऑनलाइन, वहां पे वेल्थ करके उनका एक सेक्शन है। वेल्थ सेक्शन के अंडर पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। कई सारे साइट्स है आपको जहाँ पे पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड आपको कई सारे, हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो 15 मिनट आपके दिन का जो भी समय है 15 मिनट निकालिए और रोज कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स का वेल्थ मैगजीन आता है, वहां उसको खरीद लीजिए, हर सोमवार को आता है, 7 रुपए उसका कॉस्ट है। लेकिन आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, एक हफ्ते के लिए काफी है आपके लिए। एक हफ्ते के लिए, हफ्ता भर आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, उतना सफिशियंट है। अब वो क्या कह रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में वो बात छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए कि ये इस तरीके से बात कर रहे, ये कह रहे कि मार्केट में मतलब टर्म प्लान में इन्वेस्ट करो और बाकी का पैसा म्यूचुअल फंड में डालो तो फिर क्या होगा। तो जो भी वो कह रहे उसको आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? लेकिन काफी सारी अच्छी चीजें वहां पे मिल जाती है आपको। ठीक है, मनी कंट्रोल है, उनका भी पर्सनल फाइनेंस का सेक्शन है, वहां पे भी आपको काफी सारा मिल जाएगा। सो 15 मिनट का समय आपको देना आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ये ग्रीन एक्टिविटी सबसे ज्यादा समय आपका यहाँ पे जाना चाहिए।
फिर आते हैं येलो एक्टिविटीज, यानी कि जो सपोर्टिव एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपका काम है। आपने मैंने जाके पॉलिसी लॉगिन कर ली ब्रांच में, वहां पे अगर कुछ कमी हो गई, उसमें कुछ पेंडिंग आ गया है तो उसको कंप्लीट करना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना, पॉलिसी एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। ये भी जरूरी है, ठीक है, ये भी जरूरी है। लेकिन एक बार मैं ब्रांच में गया तो पूरा दिन एक ही फॉर्म में लेके बैठा और पूरा दिन एक ही फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा हूँ, शाम तक वहीं पे बैठा हूँ मैं, तो दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। अपना काम कीजिए, निकल जाइए बाहर। हमारा सबसे ज्यादा समय तो जाना चाहिए क्लाइंट के सामने। फिर रहता है क्लाइंट सर्विसिंग, ये भी जरूरी होता है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, ऑलरेडी जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, तो उनका कोई ना कोई अगर इशू चल रहा है या कुछ उनको चेंज करना है पॉलिसी में, नॉमिनी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, सरेंडर वैल्यू जाननी है, ठीक है, लोन चाहिए, ठीक है, तो क्लाइंट सर्विसिंग, ठीक है, किसी का बर्थडे है मैं उसको विश कर रहा हूँ, ठीक है, एनिवर्सरी है उसको विश कर रहा हूँ मैं, तो क्लाइंट सर्विसिंग, तो इसके लिए भी मुझे समय देना चाहिए मेरा। ये सपोर्टिव एक्टिविटीज है। सपोर्टिव एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि इसके बगैर भी बिजनेस नहीं हो सकता, ये मुझे करना चाहिए। लेकिन अगर सारा समय मैं इसी में दे रहा हूं तो नए बिजनेस के लिए मैं समय कहां से निकालूंगा, ठीक है, तो ये लो एक्टिविटीज है, इसके लिए समय देना जरूरी है, लेकिन सारा समय नहीं। एक पॉलिसी सबमिट करने के लिए पूरा दिन मैं ब्रांच में घूम रहा हूं, ठीक है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली जाके किसी की हेल्प ले लो, मदद ले लो, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर बैठे ब्रांच में, आप उनसे मदद ले लो, जो नहीं समझ में आ रहा है उनसे जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो दीज आर येलो एक्टिविटी जो सपोर्ट करते हैं बिजनेस को। क्लाइंट सर्विसिंग क्या है? क्लाइंट सर्विसिंग अगर मैं कर रहा हूँ, क्लाइंट को अगर प्रॉपर सर्विस दे रहा हूँ, तो रिपीट बिजनेस मिलने के मुझे चांसेस है, तो उसके लिए क्लाइंट सर्विसिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, ओके। और फिर रेड एक्टिविटीज की अगर बात करें तो इन चीजों को छोड़ के बाकी जो भी मैं कर रहा हूँ, दीज आर ऑल टाइम वेस्टर्स। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, दीज आर ऑल टाइम वेस्टर्स। अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं टेलीकॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लोगों को जाके नहीं मिल रहा हूँ, मैं अगर अपना नॉलेज अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम में थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट सर्विसिंग में टाइम दे रहा हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हो या आपको लगता है कि आप कर रहे हो, दिस ऑल टाइम वेस्ट, ठीक है, तो इसकी लिस्ट सबसे ज्यादा लंबी हो सकती है। तो आप देखिए आप कितना समय बिताते हो ऑनलाइन। हम दिन में कितना समय ऑनलाइन बिता रहे हैं? एवरेज की अगर हम बात करें तो 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक हम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं आज, 2 आवर्स टू 4 आवर्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है। 2 घंटे से लेके 4 घंटे तक हम उतना समय ऑन एन एवरेज बिताते एक दिन में सोशल मीडिया पे देखने के लिए, ठीक है। यूट्यूब देख रहा हो, वो रील्स देख रहे, रील्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देखते ही रहता हूँ मैं उसको। क्या मिल रहा है उसको? वो टाइम वेस्ट करने, उससे अच्छा कोई अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखो, कोई नॉलेजेबल वीडियो देखो यूट्यूब पे, है? जाके सर्च करो ऑनलाइन, कुछ अच्छा पढ़ो, 15 मिनट दे दो उसके लिए। स्क्रीन टाइम कम करो, स्क्रीन टाइम जिसको हम कह रहे हैं स्क्रीन टाइम। ऐसा नहीं कि इसको मैं ये कह रहा हूँ कि टोटली बंद कर दो, ठीक है, एंटरटेनमेंट की हमें भी जरूरत होती है, थोड़ा इन सारी चीजों से दिमाग को निकाल के थोड़ा सा रिफ्रेश होना, ये जरूरत होती है हमारे लिए, ठीक है? लेकिन उसके लिए मैं कितना टाइम दे रहा हूँ? अगर मैं बिजनेस के लिए 2 घंटा दे रहा हूँ और यहाँ पे 4 घंटा दे रहा हूँ, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ऑनलाइन वक्त बिता रहा हूँ मेरा, तो उसमें से क्या कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ मैं या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल अदर एक्टिविटीज आर टाइम पास एक्टिविटीज एंड टाइम वेस्टर्स, ये हमारा टाइम वेस्ट कर देती है सबसे ज्यादा। ब्रांच में मैं गया, वहां पे कोई और एजेंट मिल गए, चाय की टपरी पे हम खड़े रहे 2 घंटा उधर ही बात कर रहे, ठीक है। और फिर बात क्या होती है, तुम्हारा बिजनेस हो रहा है क्या? वो कहता है नहीं। फिर मुझे लगता है मेरा भी नहीं हो रहा है बिजनेस, तो उसका नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा है, तो दोस्त किसका है? दोस्त तो मुझ में नहीं है, दोस्त तो मार्केट में है, क्योंकि आजकल लोग तो इंश्योरेंस लेते नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है उसके लिए। तो मुझे क्या लगता है कि फील गुड फैक्टर आ जाता है मेरे लिए, उसका भी नहीं हो रहा है यार, मेरा भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केट ही गलत है। मार्केट में शोर बहुत है, आज बहुत शोर है मार्केट में, उस शोर से डिस्ट्रैक्ट मत होइए,
आप मैं वही इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अगर पढ़ रहे हो ना, तो आप उन चीजों पे अपने आप पे इफेक्ट मत करने दीजिए। आज अगर मेरा बिजनेस हो रहा है, अगर आज 48 लाख पॉलिसीज अगर बेची गई है एक ही क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में, अप्रैल में और जून में, तो बिजनेस हो रहा है। ठीक है। और ये अपने आप को समझाना बंद कर दीजिए सबसे पहले तो, कि अगर मार्केट में किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है तो मैं ठीक हूं, मैं सही कर रहा हूं, आप गलत कर रहे हो, आपकी सोच ही गलत है। सेल्स मेरे हिसाब से 80% माइंडसेट है, 20% आपका स्किल है। आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो मार्केट को। ठीक है। हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल होना, कोई नहीं चाहता है अनसक्सेसफुल होना। आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता हूँ। हम सब लोग हम चाहते हैं सक्सेसफुल होना। हम चाहते हैं कि मैं एमडीआरटी बनूं। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी वो फोटो लगे ब्रांच में। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे जानना शुरू करें, क्योंकि जब आप एमडीआरटी बन जाते हैं, आपका फोटो जब ब्रांच में वहां पे लगाया जाता है, ठीक है, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर जहाँ पे बैठते हैं वहां पे पीछे वो दीवार पे लगाया जाता है, उनके डेस्क पे वो फोटो लगाया जाता है, सब लोग अचानक आपसे जानना शुरू कर देते हैं। तो आप भी चाहते हो, नाम चाहते हैं हम, रिवॉर्ड चाहते हैं हम, रिकॉग्निशन चाहते हैं हम, सब कुछ चाहते हैं। ये चाहते हैं, और वो 8.5 लाख रुपए कमाना भी चाहते हैं, जो एमडीआरटी बनने से आपको मिल जाएंगे 8.5 लाख रुपए। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, हम चाहते हैं कि ये सब करें, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ करना भी पड़ेगा। वो सोचने से नहीं होने वाला है। उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, मार्केट के लिए, अपने बिजनेस के लिए। और जो मैं टाइम दे रहा हूँ, उस टाइम में प्रोडक्टिव काम करना मेरे लिए जरूरी है, या प्रोडक्टिव कामों में मेरा समय जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाकी आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, याद रखिए, दिस इज टाइम वेस्टर्स। आप अपने आप को जस्टिफाई मत कीजिए। सबसे पहले सबसे पहला एक काम जो अच्छा आप अपने आप के लिए कर सकते हो, वो है खुद को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। ठीक है। ये हम अपने आप को बहुत सहानुभूति दिखाते हैं। ठीक है। हम अपने आप से भी बातें करते रहते हैं दिन भर। तो उसमें क्या होता है ना, कि हम अपने आप को सहानुभूति दिखाते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, मार्केट में दोष है, नहीं होगा तुम कि, और मैं और क्या कर सकता हूँ यार, मैं जा तो रहा हूँ मार्केट में, मैं लोगों को मिल भी रहा हूँ, अब लोग कर ही नहीं रहे तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो तुम गलत नहीं हो। ये जस्टिफाई करना बंद कर दो, अपने आप को सिंपैथी दिखाना बंद कर दो। ठीक है। जितना आप अपने आप को सिंपैथी दिखा रहे हो, आप अपने आप को नीचे लेके आ रहे हो। ठीक है। ये बात याद रखिए। तो सोचिए, सिंपैथी दिखाई मत, एम्पैथी दिखाइए, कि ठीक है, मार्केट में अगर लोग पॉलिसी नहीं ले रहे, अगर मुझे चैलेंजेस आ रहा है मार्केट में, तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर 5 लोगों को मिलकर मुझे एक भी पॉलिसी नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले एक काम मेरे लिए जरूरी है कि अब मार्केट में जाने से पहले मैं जाके अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने बैठूं। ठीक है। और उनसे मैं बात करूं कि सर मैं कॉल कर रहा हूँ, 5 कॉल किए मैंने, लेकिन अभी सर एक भी क्लोजिंग नहीं हो रहा है। तो अब बैठ के बात कीजिए कि कहाँ पे आप कुछ अलग कर रहे हो क्या, कुछ गलत कर रहे हो क्या, उसको आप कैसे सुधार सकते हो। ठीक है। उसके बारे में सोचिए। ठीक है। ओके। सो फोकस ऑन प्रोडक्टिव रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, उस पर आपका फोकस होना जरूरी है। जो भी प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा समय आपका जो है वो प्रोडक्टिव और रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में आपका जाना चाहिए, यानी कि जो ग्रीन एक्टिविटीज है, प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, मीटिंग योर क्लाइंट और नॉलेज ऑफ दिस। एक सवाल दिन के आखिर में अपने आप से पूछिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग, इज इट गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू फॉर मी इधर टुडे और टुमारो। जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या उससे मेरी जेब में पैसा आ सकता है, या तो आज या तो कल। ये सवाल अपने आप को पूछे जरूर। और इसका जवाब अगर आपको मिलता है हाँ, तो आप सही ट्रैक पे हो, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिंपल। ठीक है। सिंपल। ठीक है। मैं भी आप ही की तरह काम करता हूँ यार, इन सब से मैं भी गुजरा हूँ। कभी कभी हमें भी लगता है यार, अब अभी आज कुछ नहीं करते यार, आज जाने दो। ठीक है। वो एक दिन होता है, जाने दो उस दिन को, सोचिए मत इतना, अपने आप पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए। ठीक है। लेकिन वो दिन हर रोज नहीं होना चाहिए। ठीक है। हर दिन वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक आध दिन हमें भी लगता है, हम भी इंसान हैं, कभी कभी लगता है कि यार आज कुछ नहीं करते यार, जाने दो, आज आज कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। मैं भी ऐसे करता हूँ।
कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन वो एक ही दिन होना चाहिए, कभी कभी, हर रोज नहीं होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी जो मैं प्लान करता हूँ वो उस हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, प्लानिंग हमेशा जैसे हम करते हैं वैसे नहीं होता। बीच में मेरी आंखों को इन्फेक्शन हुआ था, ये पूना में, तो ये एक हर जगह पे ये फैल गया था पूरा। तो 2-3 दिन घर में बैठना पड़ा। क्या कर सकते, कुछ भी कर नहीं सकता था। ये लैपटॉप ओपन करके देख भी नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही लैपटॉप ओपन करके देखना शुरू करता था तो आंखों से पानी आना शुरू हो जाता था। ठीक है, और डॉक्टर ने कहा था कि अब ये बंद करो, कम से कम 2 दिन के लिए तो देखना बंद करो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, ये मत करो। तो जो भी प्लान हम करते हैं तो उसमें कुछ रुकावटें आना आ जाती है बीच में। ठीक है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो एक एक व्यक्ति अगर फैमिली का कोई बीमार है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हमारा समय वहां पे चला जाता है। घर में किसी का अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो वहां पे हमारा समय चला जाता है। तो बीच बीच में ये रुकावटें आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हम प्लान करते हैं हमेशा वैसे ही चलेगा, लेकिन कम से कम 80% प्लान तो मेरा सक्सेसफुल होना चाहिए। और एक सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या उस काम से मेरी जेब में पैसा आने वाला है? या तो आज या तो कल। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप सही टाइप ट्रैक पे हो, आप सही समय दे रहे हो, सही समय का इस्तेमाल, समय का जो इस्तेमाल है आप सही तरीके से कर रहे हो। अब फिर से हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, कि प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, क्लाइंट मीटिंग, नॉलेज अपडेशन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे हमारा सबसे ज्यादा समय जाना जरूरी है। तो एक्चुअली करना क्या चाहिए मुझे? ठीक है, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे मैंने छोड़ दिया तो सिर्फ मैंने आपको ज्ञान दे दिया और कुछ नहीं होगा फिर। तो थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करना है मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैंने कहा था, पाइपलाइन इज लाइफलाइन। हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए वो पाइपलाइन होना, यानी कि वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो पाइपलाइन इज लाइफलाइन। और दूसरी बात क्या है ना, कि आपका और मेरा, हमारा काफी सारा बिजनेस पाइपलाइन में होता है। ठीक है, तो पता नहीं कितने एमडीआरटीज वो पाइपलाइन में है। एक बार वो पाइपलाइन से बिजनेस अगर बाहर आ गया ना, तो हमारा, मतलब हम जो चाहते हैं वो हो सकता है। ठीक है, इतने लोगों ने हमें प्रॉमिस करके रखा है मार्केट में कि नहीं करेंगे यार, आज नहीं कल करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, तो पाइपलाइन में होता है हमारा बिजनेस। ठीक है, कभी कभी तो क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर्म भर देता है, चेक ही नहीं देता है, सारे सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करेगा, चेक देगा, या फिर देगा भी और बोलेगा कि यार ठहरो थोड़ा, मैं बोलता हूँ तब डाल देना। ठीक है, तो ऐसा काफी सारे एमडीआरटीज है वो पाइपलाइन में बिजनेस के लिए। ठीक है, तो हमारे बिजनेस को अगर आगे लेके जाना है ना, तो हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना बहुत जरूरी है, प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है? अगर आपके सामने, मैं फिर से वही बात कहूंगा, अगर आपके सामने ये सवाल है कि आज जाके मैं किसको मिलूं, तो ऑलरेडी आपने अपनी दुकान का आधा शटर डाउन कर दिया है। ठीक है? आधा उसको डाउन करके ताला लगाना ही बाकी है, सिर्फ उतना ही काम बचा है। सो पाइपलाइन लाइफलाइन है। और ये एक चीज याद रखिए, ये बहुत जरूरी है। इफ योर प्रोस्पेक्ट्स आर इन योर हेड देन मनी टू विल बी। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट आपके दिमाग में है तो पैसा भी आपके दिमाग में रहेगा, आपके अकाउंट में कभी नहीं आने वाला। और थोड़ा पीछे जाके सोचिए एक बार, जब आप ज्वाइन किए थे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, तो आपके जो भी लीडर है, आपके जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने पहला काम आपको यही कहा था कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ। ठीक है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ। ये बेसिक है, हमारे बिजनेस का बेसिक है, ये बदलेगा नहीं कभी भी। 10 साल के बाद भी यही होगा, यही चीज आपको करनी पड़ेगी। सो प्रोस्पेक्टिंग, हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट हमारे दिमाग में होता है हमेशा, मुझे पता है किसको कॉल करना है, लिखने की क्या जरूरत है, मुझे पता है। ठीक है, मुझे भी पता है, आपको पता है। लेकिन जब तक वो कागज पे नहीं लेके आएंगे ना, उस लिस्ट को नहीं बनाएंगे ना, तब तक जो है वो पैसा भी दिमाग में ही रहेगा, अकाउंट में नहीं आने वाला है। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, उसको दिमाग से निकाल के कागज पे लेके आइए। और ये आने वाले हफ्ते के लिए एक काम कीजिए, आपका मोबाइल फोन ले लीजिए हाथ में, और जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको एक बार देख लीजिए, और उसमें से देखिए कि कितने परसेंटेज लोगों ने आपके साथ बिजनेस किया है, मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे पॉलिसी ली है।
और ये 30% से ऊपर नहीं जाने वाले मेरे हिसाब से। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। 30% से ज्यादा लोगों ने आपसे पॉलिसी नहीं ली। तो जो 70% है ऑलरेडी आपके पास, उनका लिस्ट निकालिए इस हफ्ते में। और लिस्ट निकाले मतलब प्रॉपर तरीके से उसका लिस्ट बनाइए आप। उसको फोन में है ना अभी, और लिखने की क्या जरूरत है। ये नहीं होगा, फिर से आप वही गलती करेंगे जो आज तक आप करते आ रहे हो। कि दिमाग में है, फोन में है, नहीं, कागज पे लिखे। वो कागज पे होना बहुत जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी है हमारे बिजनेस के लिए। फाइंडिंग न्यू पीपल टू मीट एंड अप्रोच फॉर अबाउट आवर बिजनेस, ठीक है। कलेक्टिंग क्वालिफाइड नेम्स, एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स, ये है हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफलाइन ऑफ आवर बिजनेस एंड मस्ट बी एन ऑनगोइंग एवरीडे एक्टिविटी फॉर यू। एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको प्रोस्पेक्टिंग का, सिंपल तरीका जो मैंने अपनाया, जो मैं करता हूँ। एक सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव, जिसका मुझे बेनिफिट हुआ है। अगर आप करोगे तो आप देख लीजिए कि आपको इसका फायदा होता है क्या। ये बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको एक गूगल फॉर्म बनाना है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा गूगल फॉर्म बनाना तो नहीं सिखाने वाला हूँ आज। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। गूगल फॉर्म बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म बनाइए, ठीक है। आप उसका नाम दे दीजिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। नाम दीजिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। उसमें फिर एक सवाल ऐड कर दीजिए, नाम, नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी अगर आपको मिलती है कहीं से तो ईमेल आईडी लिख दीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोफेशन, ये इतने 4 ही सवाल है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं। नाम, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन मतलब क्या करता है। तो सैलरीड है, बिजनेस ओनर है, या प्रोफेशनल है, यानी कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, क्या है। हाँ, वैसे जो पुणे में है लोग, अगर आप काम करना चाहते हो, कल ही मुझे एक लिस्ट मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे कभी कभी कुछ ढूंढते रहते हैं ना ऑनलाइन, कुछ अच्छा मिल जाता है। तो हाँ, ये देखिए, ये मुझे कल ये लिस्ट मिला है। पुणे के जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं उन सबका लिस्ट मिला है। ये 2019 का है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो इसमें नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी है। आप जाके ढूंढ लो, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। जो पुणे के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पुणे के हैं। कुछ पुणे के बाहर के भी है, लेकिन पुणे डिस्ट्रिक्ट का है मेरे ख्याल से सारा, और थोड़े बाहर के भी है। सारा का डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ढूंढते रहिए, और उसको ढूंढने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो ये आपको क्या करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये उसका प्रोफेशन, ठीक है। ये आपने कर लिया, गूगल फॉर्म बना लिया आपने। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एक लिंक बनाना है। और उसका एक लिंक जो है, आपको लिंक कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से सेंड आइटम पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन जो आता है वो लिंक का आता है, ठीक है। इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज के रखिए। किसी भी फैमिली मेंबर को भेज दीजिए, सबसे पहले तो वाइफ को भेज दीजिए, बच्चों को भेज दीजिए, कैसे। या फिर आप जो नोट्स आते हैं ना, नोट्स आपके मोबाइल पे भी होंगे ना, नोट का एक एप्लीकेशन होगा, या फिर एक वहाँ पे होगा नोट्स, जहाँ पे आप बनाते हो शॉर्ट नोट्स, वहाँ पे जाके उसको पेस्ट करके सेव कर दीजिए उसको। अब इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, इस गूगल फॉर्म का। हम दिन भर बहुत जगह पे घूमते रहते हैं काम के सिलसिले में, ठीक है। हम जाते रहते हैं, कई कई बार हम
अब जनरली भी आप बाहर जा रहे हो, मान के चले आप बाहर गए हो, किसी से अपने आप फैमिली के साथ गए हो शॉपिंग करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, कहीं पे भी हम बाजार में घूमते रहते हैं। अब देखिए कितने सारे बोर्ड्स आपको नजर आएंगे, कितने सारे बोर्ड्स आपको नजर आएंगे वहां पे उस कंपनी का नाम लिखा होगा, वहां पे मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। वहां पे आपको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है। आपके एरिया के सारे डॉक्टर्स का नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, लिस्ट बना, ठीक है। जहां पे भी दिन भर हम कई सारे लोगों को मिलते हैं, ठीक है। हम सोचते कि हाँ इसका नाम है, लिख के रखूंगा। इमीडिएटली निकालो, कितना टाइम लगता है उसके लिए, 4 चीजें भरने के लिए कितना टाइम लगता है। ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इसको इसको एक आदत बना लीजिए कि दिन में आप कम से कम 5 नाम तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसको क्या करना है बाद में वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मेरे पास वो डेटा होना मेरे लिए जरूरी है। अगर वो डेटा है मेरे पास तो ही मैं आगे उस पर कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने अपनाया है, जिसका मुझे बेनिफिट हुआ है कि लिस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, आपका सारा लिस्ट जो है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, सारा का सारा लिस्ट आपको एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। आप कहीं पे भी उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। कहीं से भी और कहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। पूरा एक एक्सेल में आपको मिल जाएगा वो प्रोस्पेक्ट का लिस्ट आपका, ठीक है। तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा एक ही जगह पे। सो सिर्फ आपको उस फॉर्म को ओपन करना है और उसको भरना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म को ओपन करके आपको उसको भरना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से आपको मिल जाता है डेटा। तो इस तरीके से आपको ये डेटा मिले, एक एग्जांपल के लिए है, ये कोई रियल डेटा नहीं है मेरा, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा डेटा सारा एक ही जगह पे, एक ही लिस्ट बन जाएगी आपकी पूरी। ये सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का, आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ाने का। गूगल फॉर्म बना लो इस तरीके से, ठीक है। गूगल फॉर्म बना लो, उसका लिंक कहीं पे स्टोर करके रखो, नोट में, वो नोट्स में कहीं पे स्टोर करके रखो, उसका सेव करो उसको। और जब भी कोई मिलता है उसको ओपन करके नाम नंबर उसका डाल दो उसमें। कहीं पे आप जा रहे हो, कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस बोर्ड पे इस व्यक्ति का नाम लिखा है, बिजनेस ओनर है, डॉक्टर है, इसका नाम लिखा है वहां पे, ठीक है। आप वो नाम नंबर नोट कर लो। कम से कम नाम और नंबर तो आपको मिल जाएगा वहां पे। ईमेल आईडी नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। एड्रेस आप लिख सकते हो शॉर्ट में, अगर आपके एरिया में जो भी एड्रेस है। आप एक दिन ऐसे निकल जाओ, आपको काफी सारे नाम ही मिल जाएंगे आपको, और सारा डेटा आपका एक ही जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मुझे जो लगा है और जिसका बेनिफिट मुझे मिला है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली इसको करना ही नहीं करना आपके हाथ में है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपके लिए आके पर्सनली इन चीजों को कर नहीं सकता, वो एक लिमिटेशन है मेरे लिए। तो लेकिन इसको कीजिए, ये अच्छा है। दूसरा एक तरीका है प्रोस्पेक्ट लिस्ट ढूंढने का, जो मैंने आपको वो दिखाया था ना, आर्किटेक्ट का लिस्ट। तो उसके लिए बीच बीच में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक काम करना पड़ता है, ठीक है। गूगल ओपन कर लें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल है। गूगल, ये लिख लिख के रखिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख के रखिए। सो आपको गूगल ओपन कीजिए, सबसे पहले आपके सिटी का नाम डाल दीजिए। अच्छा, मैंने अभी डाला है यहाँ पे पुणे। अभी कुछ नहीं करना है, अभी आप गूगल ओपन करके करना मत शुरू कर दीजिए। आप देखिए इसको सबसे पहले तो, क्योंकि क्या होता है फिर बाद में आपके मैसेजेस आना शुरू हो जाता है कि वो क्या किया था। और वो व्हाट्सएप पे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जब तक आप करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसको देखिए, ठीक है। पहले देखिए, सेशन खत्म होने के बाद आप कीजिए, ठीक है। सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिटी का नाम डालना है, आपके शहर, जो भी आपका शहर है। तो आपके शहर का नाम लिखिए, एक कागज पेन होगा आपके पास शायद, तो वहां पे लिखिए, आपके सिटी का नाम लिखिए, एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा यानी कि जो 2 कॉमा हम ऊपर लगाते हैं ना, ऐसे किसी भी शब्द के ऊपर लगाते हैं, ठीक है?
और आपको लिखना है @rediffmail.com। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा देखिए, इसको क्लोज करना है। टाइम मैनेजमेंट के सेशन में देखिए अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं 10:30 बजे, 1 घंटे के बाद। ओके, सो पूना लिखने के बाद आपको स्पेस, यानी कि आपकी सिटी का नाम लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है @rediffmail.com। ठीक है, तो शुरुआत में और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको देना है, फिर एक स्पेस देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, और फिर लिखना है आपको @gmail.com। डबल इन्वर्टेड कॉमा देके इसको बंद करना है। ठीक है, फिर एक स्पेस देनी है, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा @yahoo.com, और फिर इसको क्लोज करना है। ठीक है, सो आपके सिटी का नाम, फिर उसके बाद स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में @rediffmail.com। ओके, ये स्मॉल में होना चाहिए। ओके, फिर एक स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में @gmail.com, और फिर एक स्पेस देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में @yahoo.com। अब ये क्या है, ये हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि अगर इंटरनेट पे कहीं पे भी अगर किसी व्यक्ति का ईमेल आईडी है रेडिफ मेल का या जीमेल का या याहू का, कहीं पे भी है, तो वो साइट्स हमें दिखाओ या वो डेटा हमें दिखाओ। ठीक है, तो फिर इसको सर्च करना है। ठीक है, इसको सर्च करना है। अब यहाँ पे देखिए 1,83,000 रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब 1,38,000 साइट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपल एक काम करना है, इसको ओपन करना है, पहले साइट से शुरू करना है। पहले साइट को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेडीमेड डेटा नहीं मिलेगा, एक बात का ध्यान रखिए। जैसे वो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी आर्किटेक्ट की, वैसे हर जगह पे आपको रेडीमेड डेटा नहीं मिलने वाला है, आपको डेटा निकालना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो कि हफ्ते में कभी भी एक दिन 1 घंटे का समय निकाल लीजिए। 1 घंटे का समय निकाल लीजिए हफ्ते में कभी भी। संडे मॉर्निंग आपको लगता है कि मैं वो टाइम दे सकता हूँ, तो वो टाइम दे दीजिए। 1 घंटे का समय निकाल लीजिए, और उस वक्त बैठ के ये लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए आपको क्या यूज करना है, वही लिखना नहीं है कहीं पे, गूगल फॉर्म, वही सेम गूगल फॉर्म आप यूज कर लो, आपका सारा डेटा एक जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। गूगल फॉर्म ओपन करो, आप किसी और के मोबाइल से ओपन कर लो, अपने मोबाइल पे ले लो, और उस पर डेटा भरना शुरू कर दो। तो यहाँ से आपको देखना पड़ता है कि अब जैसे ये जो है, हम पूना का सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र का लिस्ट है, तो इसमें से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा पूना के कौन से हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ पॉलिटेक्निक्स। तो जितने भी पॉलिटेक्निक्स है उनके एसोसिएशन के जो, तो काफी सारे प्रिंसिपल्स के नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जितने भी पॉलिटेक्निक्स है वो आपको मिल जाएंगे। ये उनका लिस्ट है पूरा। ठीक है, तो आप देखिए आपके यहाँ से कितने लोग, डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, वहाँ के नंबर आप निकाल सकते, पूना से काफी है। ओके, तो ये हो गया, यहाँ से आपने डेटा निकाल लिया। फिर दूसरा साइट ओपन कीजिए। हाँ, अब यहाँ पे भी आपको मिल रहा है एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल एलाइड कॉलेजेस। ओके, तो ये भी महाराष्ट्र का ही होगा पूरा। यस, ये भी पूरा महाराष्ट्र का ही है। हाँ, ये भी पूरा महाराष्ट्र का ही है। तो आपको नाम मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, जो भी मेरे ख्याल से प्रिंसिपल है उनका नंबर मिल रहा है आपको। ठीक है, और ईमेल आईडी भी आपको मिल रहा है। ये कोल्ड डेटा, कोल्ड कॉलिंग का डेटा, मतलब कोल्ड डेटा ये, लेकिन आप कॉल करके मैसेज करके आप बात कर सकते हो। क्या करना है वो मैं कभी आपको अगले सेशन में बता दूंगा अभी आगे। तो ये देखिए, ये आर्किटेक्ट का लिस्ट भी मुझे यहीं से मिल गया था। तो ऐसे बीच बीच में इसको देखना है, ये अपडेट होता रहता है नया नया, क्योंकि परसों जब मैंने देखा था तो ये लिस्ट नहीं था यहाँ पे, एग्री मेंबर का लिस्ट नहीं था स्टार्ट में, तो ये अभी दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो काफी सारे लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, काफी सारे डेटा आपको मिल जाएगा, वो आप कभी भी
हफ्ते में एक दिन निकाल लीजिए, 1 घंटा निकाल लीजिए हफ्ते का, एक 50 नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। और गूगल फॉर्म बना लीजिए। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप देखिए, आप एक आदत लगा दीजिए अपने आप को। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है ना कि कोई समय नहीं होता है। अगर आप उसको फिक्स समय देंगे कि नहीं मैं अभी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करूंगा, उसके बाद करूंगा, जब भी मौका मिलता है, उसके लिए आपको पता नहीं होता है कौन आपको कब मिल जाए, कहाँ से आपको कौन सा नाम मिल जाए, कहाँ से कौन सी लिस्ट आपको मिल जाए। आप बाहर जाते हैं, हम घूमते हैं, हम कहीं पे खड़े रहते हैं, आप देखिए कितने सारे बोर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। और फोन नंबर तो मेजरली आपको मोबाइल नंबर तो मिल जाएगा वहां पे। आपके एरिया में जितने भी शॉप्स हैं, आप सबका डेटा निकाल सकते हो। आप चलते चलते जाइए, आप लगा लीजिए। अगर बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए करना जरूरी है। या फिर गूगल को पूछिए, गूगल भी आपको बता देगा। ठीक है, डॉक्टर्स नियर मी। ठीक है, तो डॉक्टर्स नियर मी कीजिए, इस पे क्लिक कर लीजिए। आपको ये लिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, आपके आजू बाजू में कितने डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारा लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर से मिलके बात क्या करनी है, डिपेंडिंग अपॉन क्या है। क्योंकि कुछ देखिए, कुछ जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनका भी अच्छा बिजनेस होता है। और आपके एरिया में ऐसे 4-5 तो जीपीज आपको मिल जाएंगे, जिसको कहते हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस होता है उन लोगों का भी। सो देखिए, डॉक्टर से मिलते हैं आप या बिजनेस ओनर से मिलते हैं आप, एक ही बात जाके पूछिए कि सर, क्या आप आपने अपने परिवार के लिए एक नॉन अटैचेबल ट्रस्ट बना लिया है सर। यहाँ से शुरुआत कीजिए। सर, हैव यू प्रिपेयर्ड अ नॉन अटैचेबल ट्रस्ट फॉर योर फैमिली। कोई भी बिजनेस ओनर हो या डॉक्टर हो, आप उनको ही जाके सवाल पूछ लीजिए। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉन अटैचेबल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। क्योंकि उसके अंडर जब एक आप पॉलिसी लेते हो, वो ट्रस्ट बन जाता है, एंड दैट ट्रस्ट इज नॉन अटैचेबल। तो अगर आप एमडब्ल्यू पैक्ट कहोगे, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, उनको समझ में नहीं आने वाला किसी को। लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे एक नॉन अटैचेबल ट्रस्ट सर क्या आपने बनाया है अपने परिवार के लिए, तो उसका इंटरेस्ट, क्योंकि वो भी समझ में नहीं आने वाला है उनको, लेकिन आप कुछ काम की बात कर रहे हैं, तो वो पूछेंगे यार कौन सा ट्रस्ट, क्या ट्रस्ट, कैसा ट्रस्ट, नॉन अटैचेबल क्या है। अपना काम हो गया, क्योंकि अगला 5 मिनट आपको उनका मिल जाएगा पूरा अटेंशन, वो आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप 5 मिनट वो आपको दे देंगे, आपकी बात सुनेंगे। और हमें उतना ही चाहिए होता है, 5 मिनट चाहिए होता है जहाँ पे वो क्लाइंट हमारी बात सुनेगा। अब अगर आपको मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट पता नहीं है, तो जाके अपने डेवलपमेंट ऑफिसर सर के साथ जाके बैठिए और उनसे थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ठीक है, मैं अगले महीने में शायद मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर, अगर हो सके तो उसके ऊपर हम एक सेशन करते हैं। क्योंकि मैं बिजनेस ओनर अगर है तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ और इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब लोग कम से कम सुनने के लिए तो रेडी हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। ओके, सो मोर प्रोस्पेक्ट्स, मोर नेम्स, मोर अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल, मोर सेल्स। सिंपल है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हम करते नहीं है। सिंपल चीजें हम नहीं करते, हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं अपने बिजनेस को। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, बिजनेस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। तो सिंपल है, सिंपल ही रखिए। ठीक है? हमारा बिजनेस जो है पूरा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर चलता है, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका बिजनेस बंद होने वाला है। ये मैं बात बार बार क्यों बता रहा हूँ, आप सोचोगे यार क्यों ये बार बार बात इतनी बार बता रहा है। क्योंकि वही सच्चाई है, और काफी लोग आज वही स्ट्रगल कर रहे हैं, वही स्ट्रगल कर रहे हैं कि पता ही नहीं किसके पास जाओ। ओके, अब फिर आते हैं दूसरा जो प्रोडक्टिव काम है हमारा, यानी कि टेलीकॉलिंग के ऊपर हम बात करते हैं। अब पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, उतना समय नहीं है हमारे पास। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि टेलीकॉलिंग क्या होता है और आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक बात, मतलब टेलीकॉलिंग करना है मतलब क्या करना है आपको। तो सबसे पहले एक आदत लगाना शुरू, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रोस्पेक्टिंग आप करो, डेली बेसिस पे करो, जहां पे भी वक्त मिले करो।
ठीक है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के लिए समय देना जरूरी है, वो करना जरूरी है। उसी तरीके से टेलीकॉलिंग करना जरूरी है। आदत लगा दीजिए अपने आप को। ठीक है, सिंपल आदत, रोज 5 लोगों को कॉल करना। ठीक है, एक लिख के रखिए, यू हैव टू कॉल 5 पीपल एवरी डे। 5 लोगों को रोज फोन करना है। अगर आप एक पार्ट टाइम एजेंट भी हो ना, अगर एक पार्ट टाइम एजेंट भी अगर आप हो, तो आप रोज 5 लोगों को कॉल कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आप ये मत बताए कि उतना टाइम नहीं है मेरे पास। 5 लोगों को कॉल करने के लिए कितना समय लगता है? वैसे तो हम दिन में 20-25 लोगों से तो ऐसे ही बात करते रहते हैं, और बिजनेस की कोई बात नहीं होती उसमें। तो पूरा मैं मान के चलता हूँ कि आप 10 घंटा दे रहे हो अपने काम के लिए। 8 घंटा आप काम कर रहे हो, आने जाने के लिए 1-1 घंटा, 10 घंटा आप दे रहे हो। फिर भी आधा आधा 15 मिनट आप निकालने, 5 लोगों से बात करने के लिए 15 मिनट का समय लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्या 15 मिनट आप नहीं निकाल सकते हो टेलीकॉलिंग के लिए? ठीक है, 5 लोगों को कॉल करना है आपको रोज, डेली बेसिस पे। ये आदत लगा दीजिए अपने आप को, डेली। डेली यू हैव टू कॉल 5 पीपल एवरी डे। रोज 5 लोगों को फोन करना है, रोज 5 लोगों को फोन करना है, रोज 5 लोगों को फोन करना है। ये आदत लगानी पड़ेगी, वरना बिजनेस नहीं ग्रो होगा। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, रोज 5 लोगों को फोन करना है। अब वो 5 लोगों को फोन करने के लिए आप बोलोगे मेरे पास उतना डेटा किधर है? ठीक है, तो अभी तो उसकी बात की थी ना हमने, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना, और कैसे बना सकते हो ये भी मैंने आपको बताया। तो अगर वो है तो आप टेलीकॉलिंग कर लोगे, वरना फिर नहीं करेंगे आप टेलीकॉलिंग। और सबसे पहले शुरुआत जो आप करोगे ना, अपने फोन से शुरू करो। तो जो मैंने आपको कहा था कि देखिए आपके मोबाइल फोन में जितने नाम है उसमें से कितने लोगों ने आपसे पॉलिसी ली है, और अगर बाकी लोगों ने नहीं ली है तो फिर आज तक हमने उनको कांटेक्ट क्यों नहीं किया? या हो सकता है कि मैंने उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने पहले ना बोला था मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर मुझसे बिजनेस नहीं करने वाले। ओके, सो रोज 5 लोगों को आपको कॉल करना है, ये आदत लगा दीजिए। यही आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो आपका समय कहाँ पे जाना चाहिए? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। उसी तरीके से ये 15 मिनट का समय, आप पार्ट टाइम, फुल टाइम की तो मैं बातें नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप फुल टाइम एजेंट है तो मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आप दिन भर करते क्या हो। मैं भी फुल टाइम काम करता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको तो देखना पड़ेगा आप करते क्या हो। तो आपको तो 10 लोगों को कॉल करना पड़ेगा दिन का। मैं पार्ट टाइम एजेंट की बात कर रहा हूँ, तो 5 कॉल कर सकते हैं। आप अगर फुल टाइमर हो तो मिनिमम 10 लोगों को तो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, 10 पीपल। अगर फुल टाइम है तो 10 लोगों को कॉल कीजिए, पार्ट टाइम अगर आप है तो 5 लोगों को कॉल करिए। और डेटा कहाँ से आएगा ये मैंने आपको बताया। आप किस तरीके से प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो टेलीफोन अपॉइंटमेंट्स क्यों लेना है? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव वे है। ठीक है, आसान होता है, प्रोफेशनलिज्म डेमोन्स्ट्रेट करता है। किसी को मिलने के जाने से पहले आप उससे फोन पे बात कर रहे हो। enables you to fix time for your clients undivided attention। और सबसे बेटर क्या है कि सबसे बेनिफिट क्या मिलता है टेलीकॉलिंग का हमें? हेल्प्स यू टू प्लान योर डे एंड वीक बेटर। आपका हफ्ते का जो काम है, वो हफ्ते का काम आप प्लान कर सकते हो पूरा। अपॉइंटमेंट्स आप फिक्स कर सकते हो, उसके लिए टेलीकॉलिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए समय अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। तो आपका समय, एक जैसे प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैंने आपको कहा वो डेली एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, उसी तरीके से टेलीकॉलिंग ये भी एक डेली एक्टिविटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। यही यही हमारे बिजनेस का बेसिक है, याद रखिए। अगर आप पार्ट टाइमर हो रोज 5 लोगों को कॉल कीजिए, अगर आप फुल टाइमर हो रोज 10 लोगों को कॉल कीजिए, ये आदत लगा दीजिए। वरना फिर वो जो सपना आप देख रहे हो ना अपना फोटो देखने का, उधर वो उधर सपना ही रह जाएगा। तो फोटो आपके दिमाग में रह जाएगा, वो कभी दीवार पे नहीं आने वाला। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोस्पेक्टिंग अगर दिमाग में है तो पैसा भी दिमाग में रहेगा। उसी तरीके से अगर आपको एमडीआरटी बनना है तो ये करना पड़ेगा, वरना वो फोटो भी आपके दिमाग में रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है, और दोस्त होने के नाते मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगने के लिए नहीं मैं कुछ बोलूंगा। ठीक है, या कुछ फील गुड फैक्टर देने के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो अगर मैं कहूंगा तो मैं आपका नुकसान करूंगा। तो आई एम योर फ्रेंड, तो मैं जो भी कह रहा हूँ ओपनली कह रहा हूँ आपको। शायद हो सकता है आपको बुरा लगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है, आप उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकते, और एक दोस्त होने के नाते मैं आपको गलत सलाह नहीं दे सकता हूँ। तो टेलीकॉलिंग करना बहुत जरूरी है, और रोज, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर से, आप परेशान हो जाओगे मेरी बात सुन के, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके बगैर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। पार्ट टाइमर अगर हो 5 कॉल करो दिन के, फुल टाइमर हो तो 10 कॉल करो दिन के। इससे आपका प्लानिंग, आप अच्छे तरीके से, आपका समय कहाँ पे जा रहा है ना, ये आप ट्रैक कर सकते हो। एनेबल्स यू टू अप्रोच ए लार्जर प्रोस्पेक्ट बेस, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकते हो, लार्जर प्रोस्पेक्ट बेस को आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब टेलीफोन की जब हम बात करते हैं ना, तो टेलीफोन में प्रॉब्लम क्या आता है कि जिसको अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, शायद आप लोगों को पता है ऑलरेडी, कि 3 पार्ट होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, एक विजुअल होता है, एक वर्बल होता है, एक वोकल होता है। तो टेलीफोन पे क्या होता है कि जो विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, यानी कि आप मेरे सामने आके बैठे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है ये मैं देख सकता हूँ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, कॉल पे। तो वो मिसिंग है वहां पे, मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, और आप जो बात कर रहे हो वो मैं सुन सकता हूँ। सो टेलीकॉलिंग में जो है, हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना पड़ता है, वो 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं ये मैटर करता है, और हम किस तरीके से कह रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। आप क्या कह रहे हो और किस तरीके से कह रहे हो, क्योंकि वही हमारे पास मेजर टूल है। हमारे पास टूल क्या है टेलीफोन पे बात करने के लिए, एक तो है आपके शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, और आप उसको किस तरीके से कह रहे हो, ये 2 ही हमारे पास शब्द, सॉरी, टूल्स होते हैं। तो उसका इफेक्टिव यूज करना ही टेलीकॉलिंग होता है। सो एक सिंपल एक स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, एक कॉलिंग करने के लिए एक सिंपल स्क्रिप्ट है, कोल्ड कॉल करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये जो प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप पे नहीं हो, तो जिसने, अगर मान के चले किसी ने आपको लिंक भेजा होगा, तो उनसे आप ग्रुप का लिंक ले लीजिए। टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप है, लेकिन टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफी सारा मटेरियल भी मिल जाएगा, और मार्केटिंग का जो मैं रोज भेजता रहता कुछ ना कुछ, ओके। तो ये प्रेजेंटेशन पूरा जो है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने, मान के चले, आपने किसी फ्रेंड को शेयर किया है लिंक, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप उनको भेज दीजिए प्रेजेंटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपको कहना है, मैं हमेशा नमस्कार ही कहता हूँ। उस चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ मैं गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है, मैं सीधा नमस्कार से स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार सर, या नमस्ते सर, ओके। क्या मैं, आप उनका नाम जो है, उनका नाम लेके क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ, ओके। सो दिस इज, आपका नाम बताइए, यानी कि मैं अतुल बात कर रहा हूँ सर, क्या ये सही समय आपसे बात करने का, क्या ये सही समय आपसे बात करने का। फिर उसके बाद आप बता सकते हो ये डेजिग्नेशन, अगर आपको बताना चाहते हो या कंपनी का नाम बताना चाहते हो तो बताइए। मैं नॉर्मली क्या कहता हूँ कि सर मैं अतुल बात कर रहा हूँ फ्रॉम एजी फिंसोल, ठीक है, मैं एजी फिंसोल से बात कर रहा हूँ सर, मेरा नाम अतुल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, और आज मैं 640 क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे 640 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, और इनका 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं मैनेज कर रहा हूँ, और आज मैं उनको उनके नीड के हिसाब से, यानी कि सर कुछ लोग, कुछ मेरे क्लाइंट्स को बच्चों के एजुकेशन के बारे में चिंता थी, कुछ क्लाइंट को रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में चिंता थी, कुछ क्लाइंट को टैक्स प्लानिंग के बारे में चिंता थी, कुछ क्लाइंट को हेल्थ प्लानिंग के बारे में चिंता थी, और कुछ क्लाइंट को वेल्थ क्रिएशन के बारे में चिंता थी। तो उनके जरूरत के हिसाब से मैंने सर्विस प्रोवाइड की, और ऐसे 2500 गोल्स आज मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो सर इसी सिलसिले में आपसे मिलना था, जिसके लिए मुझे आपका 15 मिनट या 30 मिनट, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। मैं नॉर्मली 15 मिनट कहता हूँ, तो 15 मिनट का समय मुझे आपका चाहिए। लेकिन सर आप समय देने से पहले मैं आपसे 3 प्रॉमिसेस करना चाहूंगा। एक जो है सर कि इस मुलाकात के दौरान मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर हमारी मुलाकात के दौरान अगर आपको लगता है कि ये आपके फायदे का नहीं है, आप मुझे कभी भी बता सकते हो सर, हम इस उस टॉपिक को वहीं पे बंद कर देंगे। और तीसरा प्रॉमिस ये मेरा रहेगा सर कि अगर आपको लगता है कि ये आपके फायदे के लिए है, तो हम आगे
इसके ऊपर बात कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने मेरे 640 क्लाइंट को सर आज गाइड किया है, उसी तरीके से मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ कि आप अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए या आप अपनी आर्थिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप आगे क्या कर सकते हैं। वैसे करना या नहीं करना डिसीजन आपका रहेगा सर। तो सर इसी सिलसिले में आपसे मिलने के लिए सर, क्या मैं आज शाम को 7 बजे आपको मिल सकता हूँ या कल सवेरे 10 बजे आपको मिलना बेहतर रहेगा सर? ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आना जरूरी है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कितने क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हो, आपका कितना इन्वेस्टमेंट अंडर मैनेजमेंट है, ये आना जरूरी है क्योंकि वही चीजें जो होती है ना कि डिफरेंशिएट करती है आपको बाकी लोग से। तो कोल्ड कॉलिंग में अगर आपको थोड़ा ट्रैक्शन देखना है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में ट्रैक्शन देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आजकल, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं, आप और मैं भी परेशान हो गए। इतने सारे कॉल्स आते हैं, ये खरीदो लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो लोग परेशान हो चुके हैं उसकी वजह से। तो अगर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको आपका इंट्रोडक्शन जोड़ना पड़ेगा। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपके कितने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और आप कितना इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हो। तो ये सामने वाले व्यक्ति को जो है ना वो कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि चलो यार कम से कम बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम उसको 3 प्रोमिसेस भी कर रहे हैं। कि 3 प्रोमिसेस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप और मैं किसी को कॉल करते हैं तो लोगों को लगता है ये आके कुछ बेचेगा, तो इसलिए लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं। या आएगा और फिर कहेगा कि ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, इधर इन्वेस्ट करो, उधर इन्वेस्ट करो, और मुझे नहीं करना है। तो इसके लिए लोग टालना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें कोई फोन करता है लोन चाहिए, हम बुला रहे यार लोन नहीं चाहिए। वो क्रेडिट कार्ड का वो सी बोलता है, सी क्रेडिट बोलने से पहले हम बोलते हैं कट कर देते फोन, नहीं बात ही नहीं करनी इससे आगे। तो ये है। तो पहले जो भी आप बात करोगे ना, पहले पहले आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, वो सुन के वो आदमी डिसाइड करेगा कि आपसे आगे बात करनी या नहीं है, या आपसे मिलना या नहीं मिलना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करने से हर व्यक्ति आपको अपॉइंटमेंट देगा, नहीं, लेकिन अभी जो हो रहा है उससे हो सकता है बेहतर रिजल्ट आपको मिले। ओके, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए एक बार। ओके, अब सवाल आता है जब हम क्लाइंट मीटिंग के बारे में, अभी तक हमने प्रोस्पेक्टिंग जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग, उसमें क्या कर सकते हैं हमने डिस्कस किया है। टेलीकॉलिंग में क्या कर सकते हैं। अब क्लाइंट मीटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि जब भी हम लोगों को मिलने के लिए जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो 2 तरीके के अप्रोच है, एक है प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच और दूसरा है कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंज आज आ रहा है कि मैं जा रहा हूँ क्लाइंट को मिलने के लिए और क्लाइंट को कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहां पे इन्वेस्ट करो, सर ये प्लान अच्छा है, वो प्लान अच्छा है, सर इतना भरेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है कि आप एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो लोग और 10 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट को हटा के आपको कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। कंसेप्ट पे, ठीक है, कंसेप्ट पे बात करेंगे तो लोग सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी बिजनेस ओनर को मिल रहे हो या डॉक्टर को मिल रहे हो, आप शुरुआत वहीं से कीजिए कि सर क्या आपने अपने परिवार के लिए एक नॉन अटैचेबल ट्रस्ट बनाया सर। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहे हो आप, उसकी बात कर रहे हो, उसके बेनिफिट की बात कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हो। तो लोग सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब समझ समझ तो ले कम से कम, करना नहीं करना है वो तो बात की बात है। तो उसी तरीके से थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट करना ये बहुत जरूरी होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर वही रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। एक सिंपल बात समझिए कि अगर मैं एक चीज कर रहा हूं और उसके मुझे अगर वही रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे उसको बदलना पड़ेगा। मैं मार्केट को नहीं बदल सकता। अगर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करते हैं, तो आप बदलो, अपने अप्रोच को बदलो, उसके बगैर बिजनेस नहीं होगा आपका। तो थोड़ा कंसेप्ट पे आओ। तो और एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ कि आप कैसे कॉल ओपन कर सकते हो एक सिंपल तरीके से, जो मैं काफी सालों से इसको यूज कर रहा हूँ और मैंने मेरे हर काफी ट्रेनिंग में मैंने इसको बताया। ठीक है, लेकिन ये आज भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पहले था। मतलब ये मैं करीब 10 साल से यूज कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये उतना ही इफेक्टिव आज भी है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप करो, तो आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट बेस्ड मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो मैं जाने के बाद मैं क्या करता हूँ लोगों को, मतलब कॉल कि जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ कि सर मेरा जो पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट का, तो उसमें सर एक चीज मैंने सीखी है, आप जैसे लोगों से मिलके
आपका एक्सपीरियंस सुन के एक चीज जो मैंने सीखी है सर, और वो ये है कि सर मनी इज लाइक फ्लोइंग वाटर, इफ यू डोंट गिव इट डायरेक्शन इट विल फाइंड इट्स ओन डायरेक्शन। पैसा जो है ना सर, वो बहते हुए पानी की तरह होता है, अगर हम उसे सही दिशा नहीं देंगे तो वो अपनी दिशा खुद चुन लेता है। और सर जब पैसा अपनी दिशा खुद चुन लेता है तो अपने पास वापस नहीं आता है। तो सर मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने मुझे ये कहा है, मतलब उनका एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने कहा कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो मैं ये तो समझ पाता हूँ कि पिछले 10 साल में मैंने इतना पैसा कमाया, एवरेज मैंने इतना पैसा कमाया होगा, या 15 साल में या 20 साल में मैंने इतना पैसा कमाया होगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब मैं मेरे सेविंग को देखता हूँ, मैंने कितना पैसा बचा के रखा है, तो दोनों में रिलेशन ही समझ में नहीं आता है मुझे। क्योंकि कई बार तो लोगों ने भी कहा कि मैंने कमाया तो है 50 लाख रुपए पिछले 10 साल में, लेकिन सेविंग अकाउंट में तो 5 लाख ही पड़ा है। ठीक है, मतलब जो मैंने सेव करके रखा है वो तो 5 लाख ही है, मतलब बाकी का गया कहाँ? तो कई बार यही, और आपने भी सर कभी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी जिंदगी में, मैंने भी किया है सर अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस, कि हमें समझ में नहीं आता है कि महीना खत्म होते होते हमें समझ नहीं आता यार कितना आया, ये तो पता चला जा किधर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी हम फेस करते हैं सर। और ये क्यों होता है सर? क्योंकि पैसे को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। और जैसे मैंने कहा सर, पैसा जब अपनी दिशा खुद ढूंढ लेता है ना, तो वापस कभी नहीं आता हमारे पास। तो सर आपने एक डैम जरूर देखा होगा, मराठी में इसको धरण कहते हैं, हिंदी में इसको बांध कहते हैं, सो डैम। सर आपने एक डैम जरूर देखा होगा, तो जिसमें तो डैम हम क्यों बनाते हैं सर? पानी स्टोर करने के लिए। अब पानी स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है सर हमें? क्योंकि बारिश जो है वो 4 महीना होती है, और पैसे की जरूरत, सॉरी, और पानी की जरूरत जो है वो हमें 12 महीने होती है। क्योंकि बारिश बंद होने के बाद भी मुझे खेती के लिए पानी चाहिए, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, मुझे इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए, हर चीज के लिए पानी की जरूरत होती है। तो जब जरूरत हो तब वहां पे जो पानी स्टोर करके रखा है हमने, उस डैम में से उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सर हमें भी हमारी जिंदगी में कुछ फाइनेंशियल डैम बनाने की जरूरत पड़ती है। यानी कि सर आज तक मैंने, जैसे आपको कहा था, मेरे 664 क्लाइंट्स है। ठीक है, तो मैंने हर क्लाइंट को उनकी जरूरत के हिसाब से फाइनेंशियल डैम बनाने में मदद की है सर। तो एक डैम आपको बनाना पड़ता है सर बच्चों की एजुकेशन के लिए, एक डैम बच्चों की शादी के लिए, एक अपने रिटायरमेंट के लिए, एक डैम परिवार की आर्थिक सुरक्षितता के लिए, एक डैम वेल्थ क्रिएशन के लिए। और फिर ये डैम बनाने के बाद सर हमें क्या करना है कि आज जो पानी हमारे घर पे आ रहा है, अब वैसे तो सर बरसात 4 महीने होती है, लेकिन हमारे घर में जो बरसात होती है वो 12 महीने होती है सर। यानी कि हर महीना हमारे घर पे इनकम आ रहा है। तो उस इनकम का जो पार्ट जो है वो उस डैम की तरफ मोड़ना जरूरी है, ताकि जब आपके बच्चे की एजुकेशन की जरूरत हो तब उस डैम में उतना पानी सफिशिएंट हो कि जिससे आप अपने बच्चे का एजुकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। जब आपका रिटायरमेंट हो तब उस डैम में उतना पानी सफिशिएंट है कि जिससे आप अपना रिटायरमेंट कर सकते हो। और सर आज तक मैंने लगभग 2,500 डैम बनाने में मैंने लोगों की मदद की है, और आज मैं उनको मैनेज करता भी हूँ। तो सर अगर मैं आपको पूछूं, क्योंकि ये मेन कारण है सर, ये आप जैसे लोगों ने ही मुझे बताया कि 4 मेन कारण होते हैं सर वो डैम बनाने के। एक होता है सर बच्चों की पढ़ाई, दूसरे होते हैं बच्चों की शादी, तीसरा होता है आपका खुद का रिटायरमेंट, चौथा होता है सर वेल्थ क्रिएशन यानी कि संपत्ति निर्माण। ये 4 कारण प्रमुख होते हैं कि जिसके लिए लोग ये डैम बनाते हैं सर। क्योंकि यहाँ पे एक साथ पैसे की जरूरत पड़ जाती है हमें आगे चल के भविष्य में। तो सर अगर मैं आपको पूछूं कि इन चारों में से किस कारण के लिए आज आपको लगता है कि एक फाइनेंशियल डैम बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो अगर कहते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो आप चिल्ड्रंस एजुकेशन को लेके आगे बात कीजिए। ठीक है, लेकिन वहां पे पहले आपको पता होना जरूरी है कि उनके बच्चों का एज क्या है। वो कॉल के शुरुआत में आपके पास होना डेटा जरूरी है, तो उसके लिए उसको पूछना जरूरी है कि सर आपके फैमिली में कौन कौन है, और तब बच्चों का एज लेना जरूरी है। और अगर आपको ये पता चलता है कि एक बच्चा 16 साल का है और दूसरा बच्चा 12 साल का है, तो ये चिल्ड्रंस एजुकेशन डैम के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर वहां पे आपको एक ही डैम के बारे में बात करनी पड़ती है, वो रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में बात कीजिए, ये भी ध्यान में रखिए, वरना क्या होगा, वो बोलेगा चिल्ड्रंस एजुकेशन। ओके सर, वेरी गुड, आपको भी लगे अरे यार चलो कॉल आगे बढ़ गया अपना। तो बोलेगा सर आपके बच्चों का एज क्या है सर, कब पैसे चाहिए? बोले 2 साल में चाहिए यार, 16 साल का है, करो प्लानिंग फिर। या फिर 12 साल का है, 6 साल में पैसा चाहिए, फिर करो प्लानिंग।
क्या करेंगे प्लानिंग, ठीक है। तो जहां पे जो कहना है ना वो भी समझ में आना जरूरी है। तो उसके लिए वो डेटा पहले आपके हाथ में आना जरूरी है कि बच्चों का एज क्या है। फिर उस हिसाब से बोले कि सर एक डैम जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। आप जैसे जिस उम्र में सर आज आप हो उस उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक डैम सर आपकी जितने सारे लोग आपकी एज ग्रुप में सबने बताया रिटायरमेंट, एक ही डैम के बारे में बात करना, बाकी और किसी चीज के बारे में बात नहीं करना, ठीक है। ओके, सो योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ योर टाइम, ये बात मत भूलिए। योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ योर टाइम, जितना टाइम आप बिता रहे उतना इनकम आपको मिलेगा। इसलिए जो शुरुआत में मैंने कहा था ना टाइम इज मनी, ये है एक्चुअल में, ठीक है। सो योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विथ टाइम, इसका मतलब क्या है? तो व्हाट इज योर ROTI, उसको रोटी कहते हैं उसको शॉर्ट में, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। जैसे एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसी तरीके से हमें भी पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड क्या है। सो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं इसको एक्सेल पे समझाता हूँ आपको, ये PPT पे नहीं समझा सकते। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर मैंने इसका बना के रखा है। सो मान के चलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप 20 दिन काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी आपको, ठीक है, 20 दिन आप काम कर रहे हैं। आपका वर्किंग आवर्स होता है 8 दिन, 8 घंटे का, नॉर्मल नॉर्मल जो जॉब का वर्किंग आवर्स होता है 8 घंटे का होता है। तो टोटल आप कितना आवर्स काम कर रहे हो? 160। अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो महीने का, 50,000 अगर आप कमा रहे हो, तो आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड आता है 312 रुपये, ठीक है। मतलब पर आवर आपका अर्निंग है 312 रुपये, ठीक है। अब उसी हिसाब से अगर आप देखते कि एजेंसी में आप एजेंसी कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे भी हम पकड़ के चल रहे 20 वर्किंग डेज है आपके, और यहाँ पे हम ये कंसिडर करें कि आप 2 घंटा दे रहे हो इस बिजनेस के लिए, ठीक है, 2 घंटा इस बिजनेस के लिए आप दे रहे हो, आप पार्ट टाइम एजेंट हो। सो टोटल आवर्स 40। सो नंबर ऑफ कॉल्स जो है आप 20 कर रहे हैं, ये हम पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप दिन का एक व्यक्ति को आप मिल रहे हैं, ठीक है, एवरीडे, या फिर आप वीकेंड पे आप 5 लोगों को मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20 लोगों को आपको मिलना है महीने में। और यहाँ पे हम कंसिडर करें कि 5 लोगों को मिलने के बाद एक पॉलिसी आपको आ रही है, ठीक है, 5 लोगों को आप मिल रहे हो, एक पॉलिसी आपको मिल रही है, तो 4 पॉलिसी आपके होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर प्रीमियम पर पॉलिसी अगर हम कहे एनुअल प्रीमियम 25,000 रुपये आ रहा है आपको, 25,000 अगर एनुअल प्रीमियम की हम बात करते हैं, तो आपका टोटल प्रीमियम हो जाएगा 1,00,000 रुपये। उस पर आपको 35% से 35,000 रुपये कमीशन मिलेगा। सो आपका ROI यहाँ पे आता है 875, ठीक है, 875 आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, जिसको हम कहते हैं ROI। तो जो आप समय बिता रहे हो उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है? तो मैं यहाँ पे कंसिडर करो कि आप एक पार्ट टाइम एजेंट हो, क्योंकि मेजरली पार्ट टाइम एजेंट्स होते हैं, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर करा कि पार्ट टाइम एजेंट्स है। आप अपना भी बना के देख सकते हो, अगर आप फुल टाइम एजेंट हो तो उसका भी आप एक कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि अपना रिटर्न ऑन टाइम कितना है। मैं कैलकुलेटर आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, आपको जो करना आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे आपकी जेब में पैसा नहीं आने वाला, ये आपको डायरेक्शन देगा, लेकिन फिर भी मार्केट में जाके काम करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन एक डायरेक्शन आपको दे सकता है कि आज आपका कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि आपका टाइम कहाँ पे आपको ज्यादा देना है। तो अगर पार्ट टाइम एजेंट हो, तो अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मुझे पता नहीं वो आज है या नहीं मीटिंग में। चौकसी, निश्चित चौकसी उनका नाम है। ये गुजरात के हैं। तो एक सेशन उन्होंने अटेंड किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा, और कुछ डाउट था उनका, तो इसलिए कल उन्होंने मुझे फोन किया था, ठीक है। मुझे पता नहीं वो है या नहीं है आज सेशन में। तो वो पार्ट टाइम एजेंट है, वो आनंद ब्रांच में, गुजरात में जो आनंद है वहाँ की उनकी ब्रांच है, और वो वहाँ पे नहीं रहते, किसी और जगह पे रहते हैं। और वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मंडे टू फ्राइडे में जॉब करता हूँ और सैटरडे संडे में कॉल करता हूँ, और पिछले 3 साल से MDRT है, ठीक है, पिछले 3 साल से। तो मेरे लिए भी बड़ा थोड़ा सरप्राइजिंग था। ऐसा नहीं कि वो अकेले है, काफी बाकी के लोग भी करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप कैसे मैनेज करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं
मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ और अपॉइंटमेंट लेता हूँ, ठीक है। और सैटरडे और संडे उन्होंने कहा कि मैं और मेरी वाइफ भी कभी कभी साथ आती है, हम दोनों मिलके कॉल करते हैं। और इस साल उन्होंने कहा था को कुछ 5 लाख कुछ अभी बाकी है प्रीमियम को एमडीआरटी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम एजेंट एमडीआरटी नहीं बन सकता है, आप भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है, वो जरूरी है काम करना, ठीक है, मार्केट में जाना जरूरी है और काम करना जरूरी है, ठीक है। सो ये कैलकुलेटर है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, मैं आपको भेज देता हूँ अगर चाहिए तो आपको। सो दिस इज योर आरओआई, आपका समय कहाँ पे जा रहा है और आपके समय के बदले में आपको कितना पैसा मिल रहा है। ओके, और एक लास्ट पार्ट आज का, और एक 5 मिनट ही लूंगा मैं आपका। अगर आपको आपका बिजनेस मैनेज करना है सही तरीके से, तो आपको एक सेल्स फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो मैनेज, इफ वांट टू मैनेज योर बिजनेस प्रॉपरली, एक सेल्स फॉर्मूला, इसको याद रखिए। और ये सेल्स फॉर्मूला है प्रीमियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स इनटू कन्वर्जन रेशो इनटू केस रेट इनटू केस साइज। ये मल्टीप्लिकेशन साइन देना मैं भूल गया, सॉरी, वो मल्टीप्लिकेशन साइन डाल के मैं भेज देता हूँ आपको। तो इसके बीच, सॉरी, थोड़ा सा कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। सो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स इनटू कन्वर्जन रेशो इनटू केस रेट इनटू केस साइज। सो प्रीमियम इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट इनटू कन्वर्जन रेशो इनटू केस रेट इनटू इनटू केस साइज। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 20 अपॉइंटमेंट कर रहे हो और आपका कन्वर्जन रेशो है 5:1, यानी कि 5 लोगों को मिलने के बाद एक पॉलिसी आपकी हो रही है। अब अगर ये नहीं हो रहा है ना आपका, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। अगर 5 लोगों को मिलने के बाद आपका एक भी पॉलिसी नहीं हो रहा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मार्केट में जाना बंद कर दीजिए। आप सबसे पहले जाके अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलिए और उनके साथ बैठिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ आप कुछ कर रहे हो क्या ऐसा, ठीक है, और आपके कॉल को आप इफेक्टिव किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आपके ब्रांच में, आपकी टीम में जो भी एमडीआरटी एजेंट है उसके साथ जाके बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलने की। वरना क्या होगा, आप सिर्फ कॉल करते जाएंगे, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एक दिन आप फ्रस्ट्रेट होकर पूरा बंद कर देंगे बिजनेस। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कंसिडर करें कि 5 लोगों को मिलने के बाद एक पॉलिसी आपकी हो रही है, तो 4 पॉलिसीज आपके हो सकते हैं। सो केस रेट आपका एक है। केस रेट का मतलब ये होता है कि एक, अगर क्लाइंट के पास मैं गया हूं तो उसको मैंने कितनी पॉलिसी बेची है, एक बेची है, दो बेची है, 4 पॉलिसीज बेची है, कितने बेची है, तो दैट इज केस रेट। तो यहाँ पे हम कंसिडर करें कि एक व्यक्ति को पास जाने के बाद एक ही पॉलिसी में उसको बेच रहा हूँ। अब केस साइज, अब केस साइज हम यहाँ पे कंसिडर करें 25,000। आप अपना केस साइज जो है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए, आप अपना केस साइज आप डिसाइड कर सकते हो। सो प्रीमियम आपका आएगा 1 लाख रुपए। तो इसको उल्टा भी हम देख सकते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए प्रीमियम चाहिए तो आपको 20 अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें से अगर आपका कन्वर्जन रेशो 5:1 है तो 4 पॉलिसी आपको मिल सकती है। केस रेट, अगर एक व्यक्ति को एक ही पॉलिसी अगर मैं बेच रहा हूँ तो एक हो सकता है, और केस साइज है जो मेरा 25,000 रुपये हो सकता है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेटर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये अपना सेल्स फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंसिडर करें, आप 20 कॉल कर रहे हो, 1 लाख प्रीमियम आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है। तो हम कहाँ कहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब ये जो है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो 4 चीजें हैं ना, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, कन्वर्जन रेशो, केस साइज और केस रेट, इसको हम कहते हैं बिजनेस लिवर्स, या बिजनेस ड्राइवर्स कह सकते हैं इसको, या बिजनेस लिवर्स कह सकते हैं आप इसको। ये 4 चीजें आपके बिजनेस को ड्राइव करती है, ठीक है। आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को चलाने के लिए, ये 4 चीजें जो है ये ड्राइव करती है आपके बिजनेस को। तो इसको समझने के लिए, अगर आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, कोई गियर की गाड़ी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर आप चला रहे हो, तो 4 चीजों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ठीक है, और गियर, ये 4 चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं।
और इन 4 चीजों का सिंक्रोनाइजेशन अगर सही तरीके से होना तो ही गाड़ी आगे चलेगी। अब सिर्फ एक्सेलरेटर पे पैर रख के गाड़ी आगे नहीं जाने वाली है, आपको ब्रेक से भी पैर हटाना पड़ेगा या गाड़ी गियर में भी डालनी पड़ेगी आपको, वरना न्यूट्रल में गाड़ी रख के आप कितना भी एक्सेलरेटर दबाओ गाड़ी आगे नहीं जाने वाली है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ही कर रहे हो, आपका क्लोजिंग ही नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। तो ये 4 चीजें जो है, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट, कन्वर्जन रेशो, केस साइज और केस रेट, ये हमारे बिजनेस को ड्राइव करती है। इस पे हमारा फोकस होना जरूरी है। अब क्योंकि ये इसी से हमें प्रीमियम आएगा, इसी से हमें प्रीमियम आएगा। अब मान के चलिए कि हम कहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं, हम क्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इट्स सिंपल। इस फॉर्मूला में अगर आप देखते हो, इन 4 चीजों में से ये जो फॉर्मूला है, इसमें से एक चीज अगर आप बदलोगे बाकी के 3 कांस्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे केस साइज जो है 30,000 करते हैं तो भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अब आपका प्रीमियम हो जाएगा 1,20,000 रुपए। आपके अपॉइंटमेंट सेम है, कन्वर्जन रेशियो सेम है, केस रेट सेम है, फिर भी आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप केस साइज बढ़ाओगे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। सॉरी, केस साइज वही रखते, केस रेट बढ़ाते, केस रेट हम करते 1.5 के आसपास कर देते। मतलब एक से ज्यादा पॉलिसी में बेच रहा हूँ, आधी पॉलिसी तो हम किसी को नहीं बेच सकते, लेकिन हम ये कैलकुलेट करें कि अगर मैं 4 पॉलिसी 4 क्लाइंट के पास जा रहा हूँ तो हो सकता है 4 से ज्यादा पॉलिसी में उसको बेच रहा हूँ, तो 1.5 अगर करता हूँ मैं तो भी आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। कमाल यार, सेशन टाइम मैनेजमेंट के सेशन खत्म होते होते लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, सो केस रेट बढ़ाएंगे तो भी आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट रखते हैं। अब नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट बढ़ा तो भी आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज पे भी अगर आप इम्पैक्ट करते हो तो भी आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कौन सी चीज पे इम्पैक्ट करना आसान है। कन्वर्जन रेशो पे इम्पैक्ट करना आसान है या केस साइज बढ़ाना आसान है। आपने कहा कि ओके चलो अगले महीने से मैं केस साइज बढ़ाता हूँ, मेरा केस साइज हो जाएगा 50,000 रुपए। आज मेरा केस साइज है 25,000, अगले महीने से इसको बढ़ा देते हैं ना, 50,000 करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो 50,000 अगर हम इसको करेंगे, ठीक है, तो प्रीमियम भी बढ़ेगा 2 लाख रुपए और इनकम भी मेरा बढ़ेगा 70,000 रुपए। ठीक, लेकिन क्या ये आसान है? ये आसान है? आप सोच के देखिए, आपके सोचने से क्या वो केस साइज बढ़ने वाला है? अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो, मतलब मान के चलिए फॉर एग्जांपल 50,000 1 लाख इनकम ग्रुप में आप काम कर रहे हो, तो शायद हो सकता है मुश्किल हो, तो आपको हायर इनकम ग्रुप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से बढ़ेगा। कन्वर्जन रेशो अगर 5 लोगों को मिलकर आपको अगर एक पॉलिसी आ रही है तो इमीडिएटली अगले महीने से आपका कन्वर्जन रेशो सही नहीं होने वाला, वो तो उतना ही रहेगा। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे, अपने स्किल को थोड़ा सा बढ़ाओगे, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट पे काम करना शुरू कर दोगे तो आपका कन्वर्जन रेशो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज जो है जिसके ऊपर आप सबसे आसानी से इम्पैक्ट कर सकते हो वो है नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स। आप अपने अपॉइंटमेंट्स बढ़ाओ, आपका प्रीमियम बढ़ेगा। सिंपल है। ठीक है, सो 30 अपॉइंटमेंट अगर आप करते, ये इजी है, ये आपके कंट्रोल में है, इमीडिएट कंट्रोल में। ठीक है, इमीडिएट कंट्रोल में। आप चाहे तो अगर इस महीने आपने 20 कॉल किए, आप चाहे तो कह सकते हो अगले महीने 30 कॉल कर सकते हो, पॉसिबल है। और ये इमीडिएटली आपके कंट्रोल में है। ये बाकी की 3 चीजें जो है ना, इमीडिएट इफेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हो कि मैं क्लाइंट को 2 पॉलिसी कैसे बेच सकता हूँ, मैं अपना केस साइज कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं क्लोजिंग रेशो कैसे बढ़ा सकता हूँ, उस पर भी आपको काम करना है। ठीक है, लेकिन वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप अगले महीने से ही अपना प्रीमियम बढ़ाना चाहते हो तो एक चीज जो है आप कर सकते हो, अपनी कॉल बढ़ाओ, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट बढ़ाओ, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो अगर आपको आपका बिजनेस सही तरीके से मैनेज करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सेल्स फॉर्मूला।
नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स इनटू कन्वर्जन रेशो इनटू केस साइज इनटू केस रेट। ठीक है, यही आपके बिजनेस, यही चार ड्राइवर्स है हमारे बिजनेस को ड्राइव करते हैं, यही चार चीजें जो हमारे बिजनेस को ड्राइव करती है। तो इस पे हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पे आप देखते नहीं इसको। ठीक है, आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, आपके पास कोई डेटा नहीं होता है ये समझने के लिए कि क्या आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर प्रीमियम बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आगे अगर आपको आपकी बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। तो ये चार चीजें जो है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ, फिर लास्ट में मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि फोकस लेके आइए अपना यहाँ पे। आपका सबसे ज्यादा समय जो है यहाँ पे जाना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, क्लाइंट मीटिंग, नॉलेज ऑपरेशन। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि यही चीजें आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है या बढ़ाएगी। बाकी पूरा मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से टाइम पास है। शायद आपको बुरा लगेगा लेकिन वो एक्चुअल में है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज का इतना ही था मेरी तरफ से। ठीक है, अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थोड़ा सा इस पे काम कीजिए, प्रोडक्ट पिचिंग पे काम कीजिए। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट भी बेच रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो उसको थोड़ा सा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अलग तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लेके आइए। आप सिर्फ प्रोडक्ट भी लेके जा सकते हो मार्केट में, कंसेप्ट के अलावा भी आप कर सकते हो, लेकिन वो कैसे उसके सामने रखना है ना, क्लाइंट के सामने, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो आप में जो समय दिया आज उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपके कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। न्यू एजेंट अगर है तो आप क्या कर सकते हो, न्यू एजेंट अगर आप हो तो वो चैलेंज आएगा कि किस तरीके से आप अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कि जहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और ज़्यादा क्लाइंट बेस भी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर सर को मिलिए और उनको पूछिए टीम के बारे में, क्योंकि टीम का नाम होता है। ठीक है, आपकी आपकी टीम का नाम होगा, आपकी टीम में उतने कितने में 50 एजेंट्स है, 60 एजेंट्स है, तो टोटल आज तक कितना बिजनेस हुआ है उनका। और आप जब नए एजेंट हो तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए कि मैं टीम सो एंड सो का मेंबर हूँ, आई एम अ मेंबर ऑफ टीम, या आई एम एसोसिएट ऑफ टीम सो एंड सो, या टीम अचीवर्स फॉर एग्जांपल नाम लेते हैं। सो टीम अचीवर्स का मैं आई एम एसोसिएट ऑफ टीम अचीवर्स। ठीक है, वी आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स या 25 ईयर्स, जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का एक्सपीरियंस होगा वो आप बता सकते हो कि वी आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, और आज हम 15,000 20,000 क्लाइंट को हम आज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हम ये इतना 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज हम मैनेज कर रहे हैं। आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से मिले, उनसे टीम का डेटा ले लीजिए और उस हिसाब से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम अचीवर्स, जो भी है उसके लिए। राजेश जी, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने आपको भी कुछ सवाल बता दिए। ठीक है, मैंने आपको कुछ सवाल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। सारा तो सर एक साथ अभी डिस्कशन नहीं कर पाएंगे हम, तो आगे जैसे बढ़ेंगे, आगे अगले सेशन में शायद हो सकता है हम उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं उसका लिंक ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट सेशन में भी ये प्रॉब्लम आया था।
कि नहीं था। ओके, सो तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको काफी सारा मटेरियल भी मिल जाएगा मार्केटिंग का। लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने ग्रुप पे डाल दिया। ये प्रेजेंटेशन में ग्रुप में भेज दूंगा, शाम को भेज दूंगा मैं ये प्रेजेंटेशन जो है, और कैलकुलेटर भी भेज दूंगा मैं, उसमें दोनों हैं। उस कैलकुलेटर में दो पार्ट है, एक शीट पे आपको मिल जाएगा आरओआई, सॉरी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड कितना है, और दूसरे शीट पे ये आपका बिजनेस जो भी मैनेजमेंट है उसका बिजनेस सेल्स फार्मूला। राजीव जी, अगर आपको जाना है शॉप ओनर के पास तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि उसका नाम नंबर लेके आइए, बोर्ड पे लिखा होगा उसका नाम, ठीक है, या उसका नंबर अगर मिलता है तो देख लीजिए, उसको एक मैसेज डाल दीजिए। आपका प्रोफाइल सही होना जरूरी है। देखिए, कोई भी आदमी आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल उसको अट्रैक्ट करेगा, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कितने क्लाइंट मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीजें लोगों को मैनेज अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। तो प्रोफाइल आपका सही होना जरूरी है। अगर आप बिजनेस ओनर को मिल रहे हो ना, तो आपको भी अपने आप को एज ए बिजनेस ओनर ही रिप्रेजेंट करना है कि आपकी खुद की कंसल्टेंसी है, मैं एक कंसल्टेंसी चला रहा हूँ और मेरी कंसल्टेंसी का टर्नओवर इतना है, एनुअल टर्नओवर इतना है, मेरे इतने क्लाइंट्स है मेरे कंसल्टेंसी के। तो आपको भी एज ए बिजनेस ओनर ही अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पे। तो प्रोफाइल बनाए सर अच्छा, और मैं सब लोगों को बोलूंगा एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए अपना, और लोगो बनाइए, लोगो लोगो, ठीक है, अपने जो भी आप नाम दे रहे हो या जो भी नाम आप यूज कर सकते हो उसका लोगो बनाइए, ठीक है। और आपके हर कम्युनिकेशन में उस लोगो को इस्तेमाल कीजिए। लोगो, देखिए कंपनियां जो है लोगो पे इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च करती है, क्योंकि लोगो जो है वो दिमाग में रह जाता है, और लोगों का रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए नाइकी का आप शूज अगर आप बात करते हो ना, तो आपकी इमीडिएटली, जैसे मैं कहूंगा नाइकी का, वो टिक मार्क का साइन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वो टिक मार्क का साइन आता है ना उनका, ट्रेडिशनल जो नाइकी का है, ठीक है, उनके शूज पे आता है, तो वो इमीडिएटली आप रिकॉल कर पाओगे। या वो अगर आप सिर्फ वो उतना लोगो ही देखोगे ना आप, तो भी आप रिकॉल कर पाओगे कि ये यार ये नाइकी का है। तो लोगो होना जरूरी है। तो अपने एक ब्रांड, सॉरी प्रोफाइल अच्छा बनाइए। आप कैनवा में जाके बना सकते हो, वहां पे काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री में आप अपना एक प्रोफाइल अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे ये नहीं आता है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे ये पता नहीं है, ये कहना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। कोशिश करना जरूरी है। अगर नहीं भी आता है ना तो कोशिश कीजिए, किसी का हेल्प ले लीजिए, किसी की मदद ले लीजिए, लेकिन करना जरूरी है। तो कुछ टेक्नोलॉजी से आप ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हो, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपका काफी समय लिया है मैंने आज, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य जी, थैंक यू वेरी मच, आपका सपोर्ट अच्छा रहा सर आज सेशन में, आपकी वजह से मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो भी फीडबैक है, क्योंकि मैं भी एक एज अ ट्रेनर जो हूँ, तो मुझे भी अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो आपके फीडबैक ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर जो है, आई होप अगर मैंने आपका, आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा नाम अतुल गायकवाड़ है, ये मेरा नंबर है, और मेरा नंबर मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपको किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये फ्री सेशन में नॉलेज सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हम, देखिए आप और मैं एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप भी मार्केट में जाते हो, मैं भी मार्केट में जाता हूँ, और अगर मेरे पास कुछ है और अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरा ही नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो हम एक मिल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी टॉपिक के ऊपर, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगला सेशन मैं सितंबर एंड में लेने का सोच रहा हूँ, सितंबर एंड मतलब लास्ट वीक में, और एक कंसेप्ट है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ, इनकम वर्सेस वेल्थ,
इनकम क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, तो उस पर मैं करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है या आपको चाहिए तो आप बता दीजिए मुझे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हम वापस मिलते हैं अगले सेशन में। चैतन्य जी, थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मैंने सोचा नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सिर्फ 10 मिनट दो लोग देख रहे हैं उसको, तो भेजने से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं इसके ऊपर क्या करूंगा। तो जो लोग आए हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छा काम कीजिए। और मैंने नंबर दिया है मेरा आपको, तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इमीडिएट रिप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन मैं करता हूँ, जब भी मुझे वक्त मिले तो मैं करता हूँ। ओके, सो थैंक यू। हम यहीं पे आज का सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस वीकेंड। जो भी बचा होगा आज संडे का आधा दिन, और कल से तो काम पे ही जाना है आप। और मेरे ख्याल से आज 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 भी काफी काम होगा, क्योंकि मेरे भी कुछ अपॉइंटमेंट्स है, अभी तो मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो शाम तक आज मेरा पूरा प्लान है, ठीक है। मंडे को मैं ऑफ लेता हूँ मेजरली सर, मंडे को थोड़ा सा दोपहर तक फ्री होता हूँ मैं, मॉर्निंग सेशन में, लेकिन सैटरडे संडे में मेजरली काम हो जाता है। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन। हम यहीं पे एंड करते हैं, तो ऑल द बेस्ट।